अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं सब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम तो अस्सलाम। बस इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज की ओके, क्या ओके। कोर्स जो है हमारा फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का कोर्स है एंड ME 18110 हमारा कोर्स आईडी है एंड दिस इज एडवांस लेवल फाइनाइट एलिमेंट कोर्स क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर essentially non-linear in a number of ways। एक तो बहुत ज़्यादा लार्ज डिफॉर्मेशन होती है। हम लोग नॉर्मली जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं वी मेक द अजम्पशन के बहुत इन्फिनिटेसिमल सारी जो है वो डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेंस भी बहुत छोटे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। प्लस वेरी लार्ज स्ट्रेन्स आर इन्वॉल्व, तो प्लास्टिसिटी है और if high temperatures are involved then viscoplasticity है, तो there are a lot of different non-linearities that are coming up, so that's basically what we want to cover in this course। इस कोर्स के normally there are a couple of prerequisites everywhere else। एक इसका prerequisite होता है continuum mechanics का, which is in which basically हम mechanics of solids के concepts को revise करते हैं और एक mathematical language basically है जो continuum mechanics की वो हमने थोड़ी सी देखनी होती है। ज़ाहिर है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इस शुरू में आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट आज के लेक्चर में स्पेशली वो जो कंटिन्यूम मैकेनिक्स के फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको हम प्रेजेंट करेंगे और जाहिर है अ लॉट ऑफ थिंग्स वी वोंट प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम उनको सिर्फ जो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम उनको देख लेंगे। तो टुडे देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मैथ्स दैट इज गोइंग टू कम अप, ठीक है? बट वो वी हैव टू गेट थ्रू दैट इन ऑर्डर टू एक्चुअली गेट टू द फाइनाइट एलिमेंट पार्ट। एक इसका और जो सेकंड पार्ट होता है विच इज अ प्रीरेक्विजिट, इट इज लीनियर एफईए। तो एज फार एज आई नो वो दोनों चीजें हमने यहाँ पे नहीं की हुई, तो हम लोग शुरू के पार्ट में विल गो गेट थ्रू दैट थिंग एंड विल गेट थ्रू दैट रिलेटिवली क्विकली। तो हम लोग पहले 2-3 वीक स्पेंड करेंगे टू कवर अप दीज थिंग्स और इसके अंदर it's going to be a very mathematical course, ठीक है? It's the first thing what just realize करते हैं people who take this course, which I when I took the course I realized is this is not just about the software, ठीक है? It's not that we have to do the software वाली चीज़ जो है वो हम time to time उसको देखते रहेंगे और towards the end of the course we'll focus more towards analysis aspects, तो उसमें फिर हम लोग उस चीज़ पे आ जाएंगे। there are a number of softwares which are there, Abacus है, ANSYS है, COMSOL है, Adina है, Nastran है। There are so many softwares which are there। usually in a university environment people prefer कि वो ANSYS यूज करें क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में ANSYS अवेलेबल है, तो it is easier to teach as well later on। but personally I don't use ANSYS that much। मैं ज़्यादा जो है काम COMSOL मल्टीफिजिक्स पे करता हूँ और ANSYS आई टॉट अंडरग्रेड फी है तो उसमें मैंने ANSYS यूज की थी, जाहिर है, बट मेनली माय वर्क इज नॉट मेनली ऑन ANSYS, ठीक है? बट हम उसका देयर आर वेरी गुड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल। मैंने अपने भी कुछ ANSYS के ट्यूटोरियल्स बनाए हुए, लैब्स बनाई हुई हैं विच आर वेरी स्टेप बाय स्टेप विद ऑल द मतलब स्क्रीनशॉट्स के साथ कहाँ क्या करना है वो वाली चीज़ें हैं, तो हम वो शेयर कर लेंगे सो दैट यू गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दैट एज वेल। और एडवांस टॉपिक्स पे जब आएंगे तो हम उसके ट्यूटोरियल्स भी साथ साथ देखते रहेंगे, राइट? तो फर्स्ट थिंग हमने जो इसमें देखा है वो ये है कि दिस स्लाइड्स जो है मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ वो बुक का मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा और उन्हीं ऑथर की बेसिकली स्लाइड्स हैं जिनको मैंने पिक किया है और मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। नाम हो कि दिस गाय हैज़ रोट अ बुक ऑन इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट एलिमेंट नॉन लीनियर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, और उन वो कोर्स भी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, तो उनकी स्लाइड्स अवेलेबल थी एंड आई पिक देम, ठीक है? कोर्स का हमारी आउटलाइन ये होगी कि वी नीड टू कवर प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर बेसिकली कंटिन्यूम मैकेनिक्स। कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अच्छा इंटरेस्टिंगली वो सारी चीज़ें आप लोगों ने की हुई होंगी जो हम कंटिन्यूम मैकेनिक्स में चीज़ करेंगे, यू हैव स्टडीड ऑल ऑफ दैट। सिर्फ उसकी नोटेशन का फर्क आएगा क्योंकि एफईए की जो फॉर्मुलेशन हो रही थी कुछ टिपिकल मैथमेटिकल नोटेशंस हैं जो कि हमने देखनी होती हैं, ज़रूर है, क्योंकि जब भी आप लेटर ऑन व्हेन यू आर रीडिंग सम लिटरेचर इन एफई और समथिंग वही नोटेशंस आपको बार बार नजर आ रही होंगी, तो वी नीड टू फेमिलियराइज आवरसेल्फ विद दोस, ठीक हो गया? उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लीनियर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस
और हम उसमें जो फॉर्मुलेशन एक्चुअली करते कैसे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। एक तो अप्रोच ये होती है कि जो कि अंडर ग्रेड लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बना के और उससे फिर एफईए ड्राइव कर लेते हैं। दैट इज नॉट द एक्चुअल मैथमेटिकल वे टू डू थिंग्स। तो हम लोग उसको देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली एफईए होता कैसे है इन रियलिटी, जो कि जनरल तरीका है विच इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। वी विल लुक आउट दोज, विल सी कि अगर वो तरीका डिफरेंट एप्लीकेशन पे अप्लाई हो रहा हो तो व्हाट इज द फाइनाइट एलिमेंट फॉर्मुलेशन एट द एंड। देन विल गेट टू द नॉन लीनियर एफईए पार्ट। इसके अंदर हम सोर्सेज ऑफ नॉन लीनियरिटी को देखेंगे, विच आर एसेंशियली देयर 4 डिफरेंट टाइप्स। आपके पास ज्योमेट्री नॉन लीनियर हो सकती है, आपके पास जो है मटेरियल्स नॉन लीनियर हो सकते हैं, आपके पास फोर्सेस नॉन लीनियर हो सकती हैं, और आपके पास बाउंड्री कंडीशंस भी नॉन लीनियर हो सकते हैं। तो वो देखेंगे। इसके लिए ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी को देखने के लिए विल नीड टू टॉक अबाउट फाइनाइट स्ट्रेन मैकेनिक्स एज वेल। तो अभी जो हम लोग नॉर्मल मैकेनिक्स और सॉलिड्स पढ़ते हैं, वो चीज़ से थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो देयर विल बी टॉक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मेजर्स। तो अभी तक नॉर्मली हमारी अंडर ग्रेड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एट जो ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में अंडर ग्रेड के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। अंडर ग्रेड लेवल पे जो हम लोग बच्चों को चीज़ें पढ़ाते हैं, दैट्स मेनली आइदर इट वी टॉक अबाउट ट्रू स्ट्रेन और वी टॉक अबाउट द नॉमिनल मतलब स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेसेस में भी आप या तो ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस की बात करते हैं। बट व्हेन यू गेट टू फाइनाइट डिफॉर्मेशंस एंड फाइनाइट strain problems, you have a lot of different types of stresses which we can use. और similarly deformation को define करने के लिए भी there are a number of different strains and deformation measures which are there. So we need to talk about them and then we'll see how they are related to finite element analysis. Materials के अंदर we will mainly focus on the different types of materials, क्या क्या materials हैं, किस तो when we get to actually topic number 3, we'll get into more of an analysis sort of mode, जिसमें हम different scenarios को देखते हुए we'll see कि which type of for example materials are going to apply. तो we'll focus a lot on maths in the first 2 points, ठीक है, इनके अंदर, because we want to get a feel of how actually FEA works. But non-linear के अंदर आके we'll see all the methodologies, we'll talk about them, but we will mainly focus on we'll discuss के कौन सा मटेरियल कब यूज करना है, एंड ज्योमेट्रिक नॉन लिनियरिटी में आपको कब एक्चुअली मटेरियल अपनी ज्योमेट्री को नॉन लिनियर कंसीडर करना है, नहीं करना, कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, व्हाट आर सम ऑफ द वेज वी यूज कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम्स इन कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स एंड थिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ज़्यादा हम एनालिसिस मोड में एंटर हो जाएंगे। रेफरेंस बुक्स हमारी 2 हैं, दोनों इंट्रोडक्शन टू नॉन लीनियर एफईए के नाम के साथ हैं। एक नाम होकिम की है, एक जे एन रेड्डी की है। बोथ आर अवेलेबल ऑन डाउनलोड साइट्स पे पड़ी हुई है, मैं भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ इफ यू नीड, वरना या इफ यू जस्ट सर्च देम इन लाइब्रेरी जेनेसिस और समवेयर यू विल गेट देम। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स गेट द लेटेस्ट वर्जन विच एवर इज अवेलेबल देयर, और दैट वुड बी गुड इनफ फॉर अस। ज़्यादातर नोटेशंस जो यूज हो रही होंगी इस बुक के अंदर वो नामुमकिन की है, क्योंकि स्लाइड्स उन्होंने बनाई थी, तो जो सिंबल्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो इनके वाले यूज हो रहे हैं। बट दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड, और कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे इसमें तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन की हुई होती हैं। तो हम जो पहला टॉपिक कर रहे होंगे विच इज़ रिलेटेड टू कंटिन्यू मैकेनिक्स, ये दोनों में चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस हो रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसका, क्योंकि ये एक चीज़ बहुत हमारी फाउंडेशन, बहुत इस चीज़ की फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि एक्चुअली कंटिन्यू मैकेनिक्स क्या होती है एंड हाउ वी एक्चुअली राइट द मैथ्स इन कंटिन्यू। बेसिकली इट्स मोर अबाउट द लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज, वो हमें समझ में आ जाए एंड वी आर गुड टू प्रोसीड। तो वो चीज़ चैप्टर 1 दोनों के प्लीज़ यू शुड ऑल्सो रीड लेटर ऑन। अच्छा, चैप्टर 1 के अंदर हम आ जाते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स एंड लीनियर फाइनाइट एलिमेंट्स। इसके अंदर we'll talk about vector intensive calculus, we'll talk about stresses and strains, we'll talk about mechanics of continuous bodies, and then we'll talk about finite element method. We'll see कि हम ये MATLAB वाले चीज़ को देखें कि नहीं देखें। आई एम स्टिल पॉन्डरिंग ऑफ दिस कि हम इस बुक, इसकी बुक में भी और इनके जो स्लाइड्स हैं उनमें सारे जो हैं उनका एक सिंपल उन्होंने MATLAB कोड्स बनाए हैं जिनसे वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। सो यू कैन ट्राई आउट every approach that they are teaching. ठीक है, तो it's a very good idea. बुक के अंदर अवेलेबल है चीज़ें। we'll see whether we'll discuss this in the class or not, but of course you'll be free to do this.
Right. So coming to the introduction, हम लोग finite element analysis again, most of the things you'll already have an idea about, ठीक है? But this is just here for the sake of completion. A finite element method is basically used to solve partial differential equations, ठीक है? और हम इसको दो broad categories में divide करते हैं कि linear FEA है, एक non-linear FEA. Linear FEA बहुत well established है. You do a linear FE analysis, if I do a linear FE analysis, we'll end up with exactly the same results relatively quickly, ठीक है? But non-linear FEA में there are a lot of different solution methodologies, there are a lot of assumptions that are going on. Same problem को मैं different तरीके से idealize कर सकता हूँ, आप different तरीके से idealize कर सकते हैं. Chances are कि if we start from scratch and you do the problem and I do the problem, we end up with similar but not exactly the same results. So it as far as linear FEA is concerned, it is very easy to treat it as a black box. आप ANSYS पकड़े and या BACIS पकड़े and you start solving problems. आपको दो चार घंटे की वर्कशॉप में पिटफॉल्स FEA के अगर कोई बता दे कि ये चीज़ का ख्याल रखना है, ये चीज़ का ख्याल रखना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये काम जरूर करना है, then you will very quickly get a grasp of it और linear FEA आप करने लगेंगे. But non-linear FEA को as a black box treat करके solve करना is very difficult because there is so much going on there. Chances are कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हो, problem फिर भी solve ना हो रहा, because back end पे कोई ना कोई iterative algorithm चल रहा होगा जो non-linearity को solve कर रहा होगा. There might be सब कुछ ठीक होगा, हो सकता है mesh की shape खराब हुई हुई हो, उसकी वजह से चीज़ें solve नहीं हो रही हो. तो it is very important in non-linear FEM कि हम लोग उसके theory को समझें. Without that, we are at a disadvantage when doing non-linear FEA. तो बहुत ज़रूरी होता है. हमारा focus इस course में जो होगा वो बहुत ज़्यादा complicated non-linear, क्योंकि FEA is taught in a number of different areas. ठीक है? FEA को mechanical वाले भी अपने हिसाब से पढ़ते हैं, civil वाले भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स वाले FEA को पढ़ते हैं, उनकी अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसकी मैथ्स को ज़रूर समझें, दैट इज़ क्रूशल. उसके एनालिसिस प्रोसीजर्स को, सॉल्यूशन प्रोसीजर्स को ज़रूर समझें, बट वी डोंट वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ठीक है? तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं विच आर ऑलरेडी developed and deployed in the softwares, we won't get into those. So that's not the point of this course, because already course बहुत ज़्यादा बड़ा है and there is a lot to cover in this course. ठीक है? पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, वेक्टर एंड टेंसर कैलकुलस. अगेन you'll have a fairly good idea about all of this. ठीक है? बट हम लोग for the sake of completion इसको लेके चलते हैं, जस्ट एक रिफ्रेशर भी हो जाएगा. मैंने भी जब ये स्लाइड्स बनाई थी बहुत सारी चीज़ें मेरी भी रिवाइज हुई थी, बिकॉज बहुत अरसे से मैंने भी नहीं डील किया था इन चीज़ों से, तो आई हैड फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ देम. तो वेक्टर्स आर एसेंशियली वन डायमेंशनल. ठीक है? आपके पास कलेक्शन होता है स्केलर्स का, एंड हम लोग मोस्टली डील करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ. ठीक है? You can move to cylindrical coordinate systems or spherical coordinate systems. Formulations FEA की ज़रूर बनी होती हैं उनके अंदर भी, बट हम लोग जिन एग्जांपल्स को मेनली डील करेंगे those will be in Cartesian coordinate systems. वेक्टर नोटेशन आप लोगों को पता है, 2D और 3D स्पेसेस के अंदर, 2D स्पेस के अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे, 3D स्पेस के अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे. We use bases to define our coordinate system, और हमारी जो 3 bases हैं I, J, K हम उनको नॉर्मली कहते हैं. बुक के अंदर नॉर्मली हम उनको E1, E2, E3 कह रहे होंगे, एंड this is a strategy which is used throughout continuum mechanics, and in a few slides we'll see why we are not calling it I, J, K and E1, E2, E3. इन बेसिस को वी कॉल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, बिकॉज इनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं. दीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, सारे 90 डिग्रीज पे, एंड दे आर नॉर्मलाइज्ड टू अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1. तो एनी बेसिस सिस्टम जो कि 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स से मिलकर बन रहा हो, सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 हो, दीज आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. तो कोई भी वेक्टर हो, तो द स्टेटमेंट दैट इज रिटन एट द एंड, the vector W is equals to W1 E1 plus W2 E2 plus W3 E3 for all W belonging to the vector space V. अब vector space V is basically all the vectors in 3-dimensional space. तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस जुमले में कि कोई भी आपके पास वेक्टर हो
इन 3 डायमेंशन स्पेस, उसको हम उसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स के अंदर जरूर ब्रेक कर सकते. वी कैन ऑलवेज राइट अ 3D वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. तो दिस इज व्हाट इज रिटन एट द एंड. ठीक है, और दिस वी ऑलरेडी नो, ये हमें पता है चीज. एक चीज विच आई एम नॉट श्योर वेदर आप लोगों ने देखी या नहीं देखी है. अगर देखी हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा. इंडस्ट्रियल नोटेशन के वो ये होता है कि हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग वी राइट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ देयर जो इंडेक्सेस होते हैं उनके टर्म्स में लिख देते हैं. और क्रूड फॉर्म में भी हम बात करें, क्रूड फॉर्म में अगर मैं वेक्टर v लिख रहा हूँ तो आई विल राइट इट एज vi वेयर i गोज फ्रॉम 1 to 3 इन 3D स्पेस, और 2D स्पेस होगी तो वो 1 होगा या 2 होगा. ठीक है, दिस व्हेन आई से vi I बेसिकली मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक है, बट दिस इज अ क्रूड फॉर्म. अभी एक्चुअली हम कार्टेशियन वेक्टर को इंडस्ट्रियल नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो भी नीचे आ रहा है. सेम थिंग हम component, ये दिस इज जस्ट थिंक ऑफ दिस एज अ डेफिनेशन ऑफ द components कि vi is a component of vector v. Similarly aij is a component of this matrix and we'll call this later on a tensor. This is a component of this matrix A. ठीक, एक important जो हमारे पास notation होती है, this is called the Einstein's summation convention. This basically means कि अगर आपके पास किसी भी term के अंदर indexes repeat होना शुरू हो जाएं, तो for example instead of saying कि मैं aibj लिखूं तो I can let me just do this. So instead of saying aibj, this just means कि मैं, this can be anything, this can be a1 b1, this can be a1 b2, this can be a2 b3, anything. But if I say ai bi, this means कि I have to sum it over the index I, और I को मैं अपनी पूरी लेंथ पे रन करूंगा और मैं इन सारी चीजों को सम कर दूंगा. तो this refers to all the different components, but this is a scalar quantity. क्यों? क्योंकि this is actually a1 b1 plus a2 b2, sorry, a2 b2 plus a3 b3. So this is what we're talking about. ठीक है, तो if you think about this, this is also a dot product. अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों a और b और आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग कि हम उनके x कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, y कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, z कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी ऐड देम टुगेदर. तो दिस इज Einstein's convention which is actually used a lot in what we do. तो हम लोगों को ये इस कन्वेंशन से बहुत यूज टू होना है एंड we'll keep on repeating this thing in the next few slides ताकि इस चीज से हम फेमिलियराइज हो जाए. तो जस्ट इस वक्त जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी इंडेक्स अगर किसी टर्म के अंदर रिपीट हो जाएगा तो उसका मतलब है कि उस इंडेक्स पे हम चीजों को सम कर रहे हैं. ठीक है, it's called a dummy index. It does not represent an actual dimension. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वन डायमेंशनल वेक्टर, तो इसमें वी आई का मतलब है कि ये एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आई कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3. हर दफा आई में चेंज करता हूँ तो एक कॉम्पोनेंट है. इस तरीके से आई जे रिप्रेजेंट 2 डायमेंशंस. आई और जे के कोई भी वेरिएशन करता हूँ तो मैं कॉम्पोनेंट की बात कर रहा हूँ. बट ए आई आई फॉर एग्जाम्पल is equals to a11 plus a22 plus a33. So this is when I repeat this does not represent a dimension. This is just a dummy index, which means I am summing over I. So this is something which we need to understand. कोई भी index दो से ज़्यादा दफा repeat नहीं हो सकता किसी term के अंदर. तो I can have something like this. बल्कि इसको छोटा बनाते हैं usually vectors के लिए हम. But I can't have something like this. This does not make any sense in the industrial notation. अगर हमने ये लिखा हुआ है तो you have to treat this as not Einstein summation. ये फिर summation को represent नहीं कर रहा. This is just a component. एक component है कि A का ij component multiplied by B का j component, C का j component. These are just multiplied together. दो से ज्यादा दफा index Einstein summation के अंदर can't appear because if you think about this thing is already summing together. ठीक है, तो ये तो अपनी चीज को लूज कर चुका है ना. तो अगर आई वांटेड टू से कि ए और बी को मुझे मल्टीप्लाई करा के सम कराना है और मुझे सी के कंपोनेंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, देन आई वुड हैव यूज्ड अ डिफरेंट सिंबल हियर फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो दिस इज जस्ट समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब अगर मैं इसी नोटेशन के अंदर
इंडिशियल नोटेशन के अंदर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो आई वुड सिंपली राइट अ वेक्टर, हमारे पास वेक्टर डब्ल्यू है, बोल्ड फेस यूज किया हुआ है वेक्टर्स के लिए, हेड पे हम लोग एरो भी लगा सकते हैं, दैट इज सिंपली डब्ल्यू के ई के। अब this again k repeat हो रहा है, it's a dummy index which essentially means we are talking about w1 e1 plus w2 e2 plus w3 e3. So again this is how we write the vectors. Normally हम लोग इसी तरीके w1i plus w2j plus w3k इस तरीके से लिखते हैं, सेम चीज लिखी हुई है, but this is a lot smaller. In continuum mechanics, equations can get very large and the number of equations can be very large. Industrial notation allows us to write very large and a large number of equations in a very small form, and we'll see examples of this as well in the next few slides. Matrix multiplication. Matrix multiplication का हमें of course पता है क्या होती है, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो होंगे, उनके इंटीरियर जो आपके पास इंडेक्सेस होते हैं वो मैच करने चाहिए और हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन इंडिशियल नोटेशन matrix multiplication is simply written like this. So the ij component is aik bkj, which means I'm summing over k. अब अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं, ij को छोड़ देता हूं, मैं k पे सम कर देता हूं, तो दिस बिकम्स ai1 b1j प्लस ai2 b2j प्लस ai3 b3j. So this is the ij component. If you also look at this thing is very good for programming because already हम चीजों को स्क्रिप्ट्स की फॉर्म, सबस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, which means हम कंपोनेंट्स की बात डायरेक्टली कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लूप्स बना दें, you will need to think about this for a second. But if I just say that the component is simply this is very easy to actually carry out because इसके अंदर अब हमें सब कुछ exactly पता चल गया कि मुझे क्या लूप चलाना है। मुझे एक लूप i का चलाना है, उसके अंदर एक लूप j का लगाना है और उसके अंदर मुझे एक लूप k का चलाना है और k के लूप पे मैंने समेशन करनी है सिंपली। सो इट्स वेरी गुड फॉर प्रोग्रामिंग, दैट इज व्हाई FEA के अंदर भी इस कन्वेंशन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक चीज होती है किसी भी वेक्टर का ट्रेस इज इफ आई हैव अ वेक्टर, लेट्स से आई हैव कंपोनेंट्स ऑन द डायगोनल 1 2 3, there can be some components here and here, but the trace of the vector becomes, so if this is my a, then trace of a is simply 6. उसके diagonals को add करा रहे होते हैं, तो trace कराने के लिए we are simply saying a k k, so this will become a11 plus a22 plus a33. This is 1 1, this is row 1 column 1, ठीक है, this is column 2 and row 2 and row 3 and column 3. तो a11 और a22 और a33 को हम ऐड करा रहे हैं and we can find the trace. So again in industrial notation, डॉट प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल नोटेशन में लिखना है, u1 को v1 से ऐड कराना है, u2 को v2 से मल्टीप्लाई कराना है, u3 को v3 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कराना है। वी आर बेसिकली समिंग ओवर दिस इंडेक्स, तो वी कैन सिंपली कॉल दिस uk vk, ui vi कह सकते हैं, डजंट रियली मैटर, ठीक है, डजंट अफेक्ट अस दैट मच। क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्रॉस प्रोडक्ट में अभी दिस विल कम अप लेटर ऑन एज वेल, अभी हम आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट की चीज को देखेंगे भी। क्रॉस प्रोडक्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल नोटेशन। उसके लिए हमें एक और सिंबल यहाँ पे ऐड करना पड़ा है, दिस इज कॉल्ड द परम्यूटेशन सिंबल और द ऑल्टरनेटिंग सिंबल। अब इसकी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बेसिकली 3 इंडेक्सेस हैं, ठीक है, i j k, anytime the indexes, any two of the indexes are same, यानी distinct indexes नहीं है, तो e112 अगर दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल e112, 2 इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं, e1113 3 इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं, एनी टाइम 2 और मोर इंडेक्सेस आर रिपीटिंग, दिस इज 0। अगर आपने i j k की सीक्वेंस जो डिफाइन की हुई है, दैट सीक्वेंस इज इवन, यानी कि अगर मैं इस तरह बोलूं कि i j n k है, तो अगर आपके पास if they are in this particular sequence then this is considered positive, अगर इसकी उल्टी sequence होगी तो this becomes negative। तो e123 is positive, e312 is also positive because यहाँ पे आप if this is 1 and this is 2 and this is 3, so 312 is still going in the same cycle, but 321 is negative। अब क्योंकि हमें
क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आ रही होती है, तो दिस सिंबल इज देयर टू एक्चुअली डिफाइन दिस थिंग, एंड दिस थिंग विल कम अप अगेन, और हम क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी इस वाली चीज को डिराइव करके देखेंगे कि हाउ इट एक्चुअली कम्स अप। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हमने स्लाइड में एक और चीज देखनी है विच इज कॉल्ड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप, which is called a contraction. A contraction is basically when you take a double dot product between matrices. अभी तक हमने ये देखा था कि जब हम किसी भी दो वेक्टर्स हैं, हम उनके इंडेक्स के ऊपर उनको सम कर देते हैं, तो it becomes a dot product. Sometimes this is also known as a single contraction. This is a double contraction, but normally जो convention books में use हो रही है हमारे पास जो है, उनमें इसको dot product ही कह रहे हैं, उसको contraction कह रहे हैं। This is basically आपके पास दो matrices हैं, अभी let's just keep calling them matrices. Let's say that you have 2 by 2 matrices, this is 2 1 3 2, and you have something else, and what we want to do is we want to do this contraction in them. इसका मतलब ये होता है कि हम उनकी दोनों इंडेक्सेस के ऊपर समेशन कर रहे हैं, तो सी बोथ द इंडेक्सेस आर समिंग टुगेदर, विच मींस कि आई जे एंड आई जे के ऊपर सम करना है। पहले मैं आई के ऊपर इसको ओपन करूंगा, तो इफ आई ओपन दिस थिंग इन आई फॉर एग्जांपल, दिस विल टर्न आउट टू बी 1j, sorry, this will be b 1j, and then this will, there will be a term with 2, then there will be a term with 3 as well, and then each of these will also be opened up in terms of j as well. तो in total जब एक आप इंडेक्स को ओपन कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग 3 टर्म्स। तो इस वाले जे जे को ओपन करूंगा, 3 टर्म्स इधर से आएंगी, 3 टर्म्स सेकंड वाले से आएंगी, 3 टर्म्स थर्ड वाले से आएंगी, which means I am multiplying 9 terms together and adding all of them. This बल्कि मैंने गड़बड़ कर दी, मैं 3 डायमेंशन में जा रहा हूँ इसको, और मैंने ऊपर वेक्टर 2 डायमेंशंस का बनाया हुआ है, तो दिस इज एसेंशियली दिस। तो अगर मैं 2 डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ तो आई एम एसेंशियली जस्ट इन दोनों को भी 2 में ओपन हो जाएगा, ये भी दोनों में ओपन हो जाएगा, तो मैं पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी, चौथी को चौथी को, और मैं सबको ऐड करा रहा हूँ। दिस इज अ सिंपल 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, 3 डायमेंशंस की भी बात हो सकती है, 4 डायमेंशंस की भी बात हो सकती है, डजंट रियली मैटर। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, it will be basically आप सारे एलिमेंट्स को corresponding एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करा के सम करा रहे हैं, but it is written like this. So this thing means that we are talking about a double contraction. बुक के अंदर नोटेशंस जो इंटरचेंजेबली यूज हो रही होंगी, एंड विल सी सम एग्जांपल्स के कुछ दफ़ा हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बात कर रहे होंगे, कुछ दफ़ा वेक्टर्स और टेंसर्स की फॉर्म में बात कर रहे होंगे, कुछ दफ़ा हम इंडेक्सेस की फॉर्म में बात कर रहे होंगे, एंड वी नीड टू बी एबल टू रिलेट ऑल ऑफ देम टुगेदर। एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की वो हमारा है, जो कि इंडस्ट्रियल नोटेशन की जो एक्चुअल पावर है उसको शो कर सकती है। सो दीज आर आवर स्ट्रेस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारी 3 डायमेंशंस में, 2 डायमेंशंस में भी वी कैन रिड्यूस देम। तो हेयर सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स ई, इस तरह करते हुए हमारे पास टोटल 6 स्ट्रेस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और वी हैव बॉडी फोर्सेस, so this can be weight or any other type of body force. अगर इसी चीज को these are expanded form में मैंने लिखी, इसी चीज को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो this becomes this equation. So इसमें ये आपके पास बेसिकली मैं डाइवर्जेंस ले रहा हूँ अपने स्ट्रेस की, ठीक है, और उसमें मैं बॉडी फोर्स को ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। डाइवर्जेंस को भी हम लेटर ऑन विल टॉक अबाउट दिस कि डाइवर्जेंस को इंडस्ट्रियल नोटेशन में कैसे देखते हैं, बट एसेंशियली दिस इज व्हाट इज रिटन देयर। अगर इस पूरी चीज को मुझे इंडस्ट्रियल नोटेशन में लिखना होगा, दिस विल रिड्यूस टू सिंपली दिस, एंड दिस इज वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट टू सी द पावर ऑफ इंडस्ट्रियल नोटेशन, बिकॉज हमने 3 इक्वेशंस को जिनके अंदर 4 टर्म्स आ रही थी, हमने सिंपली 2 टर्म्स के अंदर रिड्यूस कर दिया, एंड दिस इज अ सेट ऑफ इक्वेशंस, नॉट जस्ट अ सिंगल इक्वेशन। अब इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक चीज तो ये, इस टर्म के अंदर इंडेक्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, वी डोंट सी रेपिटेशन अक्रॉस द टर्म्स। तो हम सिग्मा और एफ में अगर आई आई आ रहा है, इसको हम रेपिटेशन नहीं कहेंगे, इंडेक्स रिपीट हो रहा है। अगर एक टर्म के अंदर कोई इंडेक्स रिपीट हो रहा है, वी से कि ये दिस इज अ रेपिटेशन देयर, तो हम इसको let me just this something
Yeah. Okay. Warning आई थी कि 10 minutes रह गए. तो मैंने when the session ends, please rejoin. Right. So let's just quickly see कि अगर हम इसको expand करेंगे हमारी इंडस्ट्रियल नोटेशन को तो what we will end up with. तो this is there मैंने करके यहाँ पे लिख लिया था so that we can save some time. ये हमारे पास इंडस्ट्रियल नोटेशन है which means कि we have to sum over j. तो when we are summing over j, which means j की जगह पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा और सारी चीजें ऐड हो जाएंगी. तो we are saying sigma i11, sigma i22, sigma i33. अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया. दिस कॉमा बेसिकली रिप्रेजेंट्स मटेरियल डेरिवेटिव. तो अगर मैं स्पेशल डेरिवेटिव, अगर मैं किसी भी स्पेशल कोऑर्डिनेट से डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ तो आई डोंट नीड टू एक्चुअली राइट partial by partial x and partial by partial y. I can just say comma और उस डायमेंशन का जो इंडेक्स होता है वो मैं लिख सकता हूँ. तो आई जे कॉमा जे का मतलब ये है कि जब ये टर्म फॉर एग्जाम्पल इस टर्म को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगा ना तो दिस विल टर्न अप लाइक दिस. तो दिस इज x का इंडेक्स 1 ले लें, y का 2 ले लें और z का 3 ले लें. तो पार्शियल सिग्मा 1 1 बाय पार्शियल x1, this is this thing and this is simply equals to sigma 1 1 comma 1. ठीक है. और अगर मैं सेकेंड टर्म को लिखना चाह रहा हूँ जिसमें sigma 1 2 comma 2 and this terms become sigma 3 3 comma this should be z by the way, मैंने गलती की हुई है 3. ठीक है. तो this comma represents a spatial derivative. आपको पूरा पार्शियल x y z लिखने के बजाय we just put a comma और उसका इंडेक्स लिख देते हैं. This should be understood as a partial derivative. तो इसको अगर मैं simply इस तरीके से लिख दूंगा that also works. Sigma ij upon partial xj. This is still कि आपका इंडेक्स रिपीट हो रहा है but this is a lot clearer. ये क्लीन ज्यादा है पहली फॉर्म. तो नॉर्मली आपको ये कॉमा की नोटेशन बहुत ज्यादा यूज होती हुई नजर आएगी. This specifically specifies spatial derivative, यानी कि आप किसी कोऑर्डिनेट के साथ उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं. ठीक है. तो लेट्स कम बैक टू दिस. हमने इसको एक्सपेंड किया. ठीक है. इस पॉइंट पे हम आ गए. जब हम इसमें से कोई एक इक्वेशन को देख लेते हैं तो अगर हम i को 1 पुट करते हैं तो i को 1 पुट करने से दिस बिकम्स 1 1 1 1 2 2 1 3 3 प्लस द बॉडी फोर्स इन द डायरेक्शन 1. तो 1 को हम x कह रहे हैं, 2 को y कह रहे हैं, 3 को z कह रहे हैं. तो we can even replace 1 with xy 1 2 3 with xyz. वो कर देते हैं. और अगर हम पूरी पार्शियल नोटेशन को पूरा लिख दें तो we can write it like this and this is the first equation that we saw in the previous slide. ठीक है. सेम काम हम जो है वो i2 के लिए भी कर सकते हैं, i3 के लिए भी कर सकते हैं. तो प्लीज इस चीज को भी नोट करें कि whenever we are writing something like this, इसके अंदर अगर कोई इंडेक्स फ्री है दैट रिप्रेजेंट्स के वो हर दफा वो इंडेक्स चेंज होगा तो कोई नई क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी. तो अगर इक्वेशन है तो हर दफा नई इक्वेशन प्रोड्यूस होगी. अगर एक सिंपल मैं इसकी बात कर दूं तो दिस बिकम्स अ कंपोनेंट. दिस इज जस्ट अ कंपोनेंट. दिस कैन अपीयर एज पार्ट ऑफ लार्जर मैट्रिक्स और समवेयर. every time I change I am producing a new component. But if this entire equation इसके अंदर I change हो रहा है, इसके अंदर what is happening is कि जब भी मैं I change करता हूँ तो मेरे पास एक नई equation produce हो रही है. तो right now we are producing 3 equations from this one simple equation. This is basically what we have the advantage of industrial notation ये, और इसको हम यूज भी करेंगे आगे. Cartesian vectors हमने बात कर ली है. कार्टेशियन वेक्टर्स दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो लेट्स मूव ऑन. डॉट प्रोडक्ट की हमने बात कर ली. सेक ऑफ कंप्लीशन के यहाँ पे चीज थोड़ी सी रिपीट हो रही है. एक फंक्शन आता है which is called the Kronecker delta. अब this function I understand कि बहुत सारी चीजें एक साथ प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई हैं but this is necessary so that we can move forward. हम लोग Kronecker delta को ऐसे डिफाइन करते हैं. जस्ट थिंक ऑफ दिस एज एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, उसको मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराता हूँ, आई एंड अप विद द एग्जैक्ट सेम थिंग. ठीक है. तो Kronecker delta इज बेसिकली द इंडिशियल नोटेशन ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. तो इट्स डिफाइंड एज delta ij equals to 1 when they are same, I and j are same, and 0 when they are not the same. तो here
this dimension is I and this dimension is j. So when I is 1 and j is 1, we get delta equals to 1, and when I is 2 and j is 2, we get delta equals to 1. So this is an identity. तो इसको हम this is an identity of a second order tensor. अभी हम tensors के ऊपर आ रहे हैं. तो this can be thought of as an identity matrix basically, जो कि diagonal पे 1 है, बाकी सारी terms 0 है. ठीक हो गया. कार्टेशियन कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के हम कैसे निकालते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो व्हाट वी डू इज कि हमें कोई भी कंपोनेंट निकालना होता है तो वी सिंपली इफ वी हैव अ वेक्टर वी जस्ट टेक अ प्रोजेक्शन ऑफ इट, राइट? तो अगर हमें प्रोजेक्शन ही लेनी है तो एसेंशियली हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं किसी भी उसके साथ. तो हम अगर हम लेट्स से मेरे पास वेक्टर वी जे ई जे है. अब नाउ दिस थिंग and this thing, they have two different meanings if you think about this. Vj Ej is a complete vector. This is v1 e1 plus v2 e2 plus v3 e3. इसका डॉट प्रोडक्ट में ले रहा हूँ ei के साथ. ei can be anything. It can be e1 e2 e3 or anything. If we look at this, we say कि हम since this thing is not a vector, this is just a magnitude. डायरेक्शन जो आ रही है, जो एक्चुअल वेक्टर है वो ये है, ej है. ठीक है, तो हम एक्चुअली इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं. एंड दिस इज ट्रू इन नॉर्मल वेक्टर अलजेब्रा एज वेल, जो कि हम जाहिर है बहुत यूज्ड हैं उस चीज से. तो एसेंशियली व्हाट वी एंड अप विद इज दिस थिंग. ठीक, अब I'll go forward and then I'll come back. तो अगर मैं इसकी ei dot ej लेके देखूंगा, if I'm taking this dot product, what can happen to this dot? इसको अगर इसमें expand कर दूं सारी डायमेंशन में, तो I 3 दफा चेंज हो सकता है, j 3 दफा चेंज हो सकता है. I get 9 components. और and I'll think of this in terms of the normal physics that we have. कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आपके पास 3 वेक्टर्स हैं e1 e2 e3 और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो only when they have the same index, when I equals to j, will I get a resultant 1 here. क्योंकि I e1 और e2 दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो it will always be a 0. So this will always be 1 when we have repeated indexes. So जब मेरे पास e1 I भी 1 है और j भी 1 है, तब मेरे पास इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही है. तो if we go back to our Kroneker's delta, this is the definition, right? तो मेरे पास ei dot ej जो होगा, this is equals to delta ej. सही है, बिकॉज आपके पास जब भी ये इंडेक्स सेम होंगे तो आपके पास इनका रिजल्टेंट 1 आ रहा है, अदरवाइज 0 आ रहा है. रिमेंबर प्लीज कि दिस इज ओनली ट्रू फॉर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. तो हमने जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस डिफाइन की थी उनकी बात हो रही है, बिकॉज these three have to be perpendicular to each other for this to be true. और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली भी 1 1 होना चाहिए, तभी आंसर यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू बेसिस इज the Kroneker's delta function. ठीक है, okay, this is there. Coming back, हम आ गए वापस. तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि if we have something like this, तो we take and this becomes vj delta ij. सही. अब इसकी I think I have this as well. नहीं है यहाँ पे, तो let me just do this thing. If you think कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे किया ये कि vj delta ij को I've written as vi. And we can actually write this thing and we can see why this is. बल्कि मेरे पास ये चीज जो है, I should have this thing in my OneNote as well. Let me just try this. Yeah. So this one, right. तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को डेल्टा के साथ, Kroneker's डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जाहिर है कि एक इंडेक्स रिपीट हो रहा है तो उस इंडेक्स से समेशन हो जाएगी. तो जब समेशन हो रही है उस इंडेक्स के ऊपर, तो 1 2 and 3 सम हो गया. ठीक है, अब whenever the other index changes, मेरे पास एक नया component प्रोड्यूस हो रहा है. तो जब j equals to 1 है, I'm getting v1. जब j equals to 2 है तो I'm getting v2. क्यों? जब j equals to 1 हुआ तो डेल्टा 1 1 हो गया, this becomes 1. यहाँ पे डेल्टा 2 1 हो गया, यहाँ पे डेल्टा 3 2 हो गया, 3 1 हो गया, एंड डेल्टा 1 1 is 1, delta 2 1 is 0, and delta 3 1 is 0. तो इस जब whenever I set j equals to 1, this and this becomes 0. So I only end up with this result which is shown here. सर आप कौन से सर उसके लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब आपकी लेक्चर्स के लिए ये जूम ही चल रहा है, वरना एमएस टीम लास्ट में तो एमएस टीम यूज करते, वैसे जूम से भी यूज टू हूं। जूम, हाँ जो बस जूम में ये एक लिमिटेशन है फ्री वर्जन में, वरना क्वालिटी हम लोगों के पास एक्चुअली टीम्स का एक्सेस भी है और हम गूगल मीट का भी अकाउंट बना हुआ है, दोनों तरफ से यूनिवर्सिटी दोनों अकाउंट बना के दिए हैं, बट वीडियो क्वालिटी एंड द ऑडियो क्वालिटी ऑफ जूम मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे बेहतर इसी की है, तो इसी वजह से बस ये जो एक रीजॉइनिंग वाली चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। मैं भी कोई मसला नहीं है, वो तो अच्छा है, लेकिन ये कि अगर पार्टिसिपेंट्स कम हो तो आई जी होप कि ये चल जाती है चीज, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम जी होती जी है, जी जी सर, ट्रू ट्रू कनेक्टिविटी इश्यूज। ट्रू ट्रू। अच्छा, एक और चीज है डॉक्टर साहब, आपसे डिस्कस करनी थी कि आपकी जो स्लाइड चल रही है, ठीक है फाइन, और इसमें रिकॉर्डिंग जो है वो क्या हम भी अलाउ करेंगे आप हमें, ताकि जो है वो चीज मिस हो जाए बड़ी तेजी से? सर अभी मैं तो ऐसा वैसे लग रहा है मैंने रिकॉर्डिंग बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग चल ऑन की भी। और मैं इसको अपलोड कर दूंगा। फाइन रिकॉर्डिंग वैसे अगर कोई करना चाह रहा है तो यू कैन रिकॉर्ड एज वेल, बट मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके एंड आई विल अपलोड दिस थिंग ऑनलाइन। अच्छा वो मुझे फाइन फाइन। आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ थोड़ी सी तेज चल रही है और उसकी वजह ये है कि दिस इज समथिंग विच इज देयर टू एक्चुअली बिल्ड अप टू जहाँ हमने एक्चुअली जाना है, तो जी तो थोड़ा सा मुझे पता है कि ये चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वो आ रहे हैं और हमने ये चीज़ प्रॉब्ली कई लेक्चर्स में जाके पढ़ी होगी जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वी आर ऑल्सो एडिंग द प्रूफ्स ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स और डिफरेंट एक्सरसाइजेस आ रही होती हैं, बिकॉज ये पूरा टॉपिक जो मेनली है दिस इज एसेंशियली मैथ्स और कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। हम वो वाला काम नहीं कर रहे, हम लोग बस अपना कॉन्सेप्ट मेन जो हमें काम की चीज़ें हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें इसकी और रह गई हैं, तो इसी वजह से मैंने इस चीज़ को रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया। मुझे पता था कि इसके लिए प्रॉब्ली आपको बुक के भी जो चैप्टर 1 है वो उसमें वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी दोनों बुक्स के, बिकॉज दिस टेक्स टाइम। जाहिर है कि एक पूरा कोर्स करा रहे हैं और अब उसके निचोड़ के एक लेक्चर में चीज़ें बतानी शुरू कर दें तो जाहिर है दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्चुअली सॉल्व एट द स्टार्ट। ठीक है, तो उसको हम बिल्कुल रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा एंड देन यू कैन एक्चुअली रिवाइज दिस थिंग, बट मैं रेकमेंड करूंगा बुक जरूर पढ़ें, तो उससे जो है चीज़ को वो बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइड्स बुक्स तो रीड करेंगे, बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी तो वो हेल्पफुल हो जाएगी कि इफ यू मिस समथिंग तो बिल्कुल वी बिल्कुल कैन। बिल्कुल ठीक है सर, वो रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ। तो थैंक यू। राइट, तो आई वाज एक्चुअली हियर और उसमें जो पॉइंट मैं आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि हमें ये पता है कि द डेल्टा फंक्शन हैज टू वैल्यूज, इट इज आइदर 1 और 0, and this is one when we have I equals to j and this is when I is not equals to j, right? So this is the case delta function का। तो जब भी मैं j equals to 1 की बात कर रहा हूँ तो j equals to 1 के लिए delta 1 becomes 1, बाकी दोनों 0 हो गए, तो I end up with simply a 1। j equals to 2 और 3 के लिए सिमिलर चीज होगी, j equals to 2 के लिए हमें खाली v2 का रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, j equals to 3 के हमें खाली v3 का आउटपुट आ रहा होगा। और इफ यू लुक एट इट तो जो इंडेक्स v के साथ रिपीट हो रहा है इट इज द सेम एज j, ठीक है, तो वी कैन कॉल ऑल ऑफ दिस एज vj, और ये एक क्रॉनिकल्स डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज के क्रॉनिकल्स डेल्टा एक्चुअली रिप्लेसेस द इंडेक्स। तो अगर मैं किसी भी टर्म के साथ, सो लेट्स से आई हैव a i j और उसके साथ मैं डेल्टा i k मल्टीप्लाई करा देता हूँ, दिस बेसिकली मीन्स कि मैं जो भी रिपीटेड इंडेक्स होगा ना जो कि आई डेल्टा के साथ आ रहा है वो इंडेक्स डेल्टा के दूसरे वाले इंडेक्स के साथ बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा, तो आई विल एंड अप विद के जे, एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर कि मैंने वी आई डेल्टा आई जे किया था एंड व्हेन आई मल्टीप्लाइड दिस थिंग टुगेदर द आउटपुट वाज कि जो इंडेक्स डेल्टा के साथ रिपीट हो रहा था वी का, वो इंडेक्स डेल्टा के दूसरे वाले इंडेक्स के साथ रिप्लेस हो गया, तो द आउटपुट ऑफ दिस थिंग बिकम्स वी जे। So this is a property of Kroneker's delta, which is used a lot. Which is basically आपको ये चीज अभी ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही है सारा कि वो सारी चीजें जो कि हमें आपको बुक के अंदर या फिर किसी पेपर के अंदर या आगे की स्लाइड्स के अंदर मिलेंगी, तो वो चीज़ों के हम ज़ाहिर उस पॉइंट पे वी कैन रिवाइज देम, बट एक दफ़ा चीज़ से गो थ्रू हो जाएंगे तो वी विल बी मच फेमिलियर विद इट व्हेन वी एक्चुअली गेट टू दैट पॉइंट। और यहाँ पे भी एसेंशियली भी वही काम हो रहा है
कि डेल्टा आई जे को मैंने वी जे के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, इंडेक्स इज द रिपीटिंग इंडेक्स इज जे, तो जे इज रिप्लेस्ड बाय द अदर इंडेक्स ऑफ डेल्टा विच इज आई। तो सिर्फ एक कंपोनेंट निकल के आ रहा है विच इज द कंपोनेंट, एंड इफ यू सी आई जो है, आई क्या है, आई वो मेरा बेसिस वेक्टर है जिस पे मुझे कंपोनेंट चाहिए था एसेंशियली। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। तो ई आई का मतलब ये है कि सिर्फ वो कंपोनेंट जो कि वी का वो कंपोनेंट जो ई आई की डायरेक्शन में है, दैट कंपोनेंट इज आउटपुट। तो प्रोजेक्शन का सिंपल सी चीज है, एंड दिस इज अ सिंपल केस। मैं यहाँ पे ई आई की जगह पे एक यूनिट वेक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ ई आई, मतलब E1 E2 E3 का फंक्शन है वो भी डाल सकता हूँ। तो दिस वुड एक्सटेंड इनटू अ लार्जर इक्वेशन, बट हर E1 E2 E3 के साथ यहाँ पे आपको कोई ना कोई सोल्यूशन नजर आ रहे होंगे। एक और चीज हो सकती है विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विच इज कॉल्ड द नॉर्म। हमें पता है क्या होता है, वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालने, कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम कराते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। अब इस चीज को वी कैन एक्चुअली राइट नाउ, तो इफ वी वांट टू राइट दिस थिंग, वी वुड राइट दिस थिंग हाउ, वी विल से कि दिस थिंग इज अंडर रूट वी आई, विच मीन्स कि आप वी आई को जो है वो आई के ऊपर सम कर रहे हैं, तो इट बिकम्स v1 मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय v2 प्लस v3 मल्टीप्लाइड बाय v3, और सम करके वी स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो इसकी इंडेशियल नोटेशन विल बी दिस, ठीक है, राइट। गोइंग फॉरवर्ड, अब नाउ वी गेट टू टेंसर्स। टेंसर्स आर बेसिकली higher dimensions पे चले आते हैं हम। essentially every number, every numerical quantity is a tensor. Scalars are also a tensor, vectors are also tensors, matrices are also tensors, और आगे भी जा सकते हैं। हमारे टेंसर्स होते हैं जो फिजिकल, हमें पता है क्वांटिटीज जो कि टेंसर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स आर टेंसर्स, इलास्टिसिटी इज अ टेंसर। So there are a lot of tensors which are there which we have to use, so we need to be familiar with them. Essentially हम वेक्टर्स तक वेक्टर्स की टर्म यूज कर रहे होते हैं, और वेक्टर से हाई डायमेंशन में जाते हैं तो हम उसको टेंसर्स कहना शुरू कर देते हैं, वरना इन ट्रू सेंस वेक्टर्स आर आल्सो टेंसर्स, ठीक है। तो हमें इसका रैंक डिफाइन करना होता है। तो जो स्केलर्स हैं इसकी डायमेंशंस कोई नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड अ रैंक 0 टेंसर। वेक्टर्स की एक सिंगल डायमेंशन होती है, इट्स रैंक 1 टेंसर। मैट्रिक्स की 2 डायमेंशंस होती हैं, तो इट्स रैंक 2। देयर अ लॉट ऑफ अदर केसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल वेक्टर है, दिस कुड बी आवर डिस्प्लेसमेंट। जो एक वेक्टर बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, उसके 3 कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल 3D स्पेस के अंदर होंगे, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट अ सिंगल इंडेक्स। एक हमारे पास वेक्टर ए आई जे बन रहा है, इसके अंदर 2 डायमेंशंस चल रही हैं, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ सेकंड रैंक 2 टेंसर, या सेकंड ऑर्डर टेंसर भी कई दफा इसको कहते हैं। रैंक 4 टेंसर के अंदर जाहिर है 4 इंडेक्सेस चल रहे होंगे। दिस सी आई जे के एल इज, सी का जो सिंबल है दिस इज यूज्ड फॉर इलास्टिसिटी टेंसर एज। तो इलास्टिसिटी का जो टेंसर होता है दैट्स अ 4th ऑर्डर टेंसर, ठीक है। हम उसको नॉर्मली मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट विल सी हाउ टू डू दैट। उसकी कुछ कंडीशन है जिस जो पूरी हो रही होती है तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर देते हैं। जो हमारा स्ट्रेस का टेंसर है, ऑफ कोर्स आप लोग सब इससे बिल्कुल यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग, बट दिस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। अब इसके सेकंड ऑर्डर होने की वजह ये है कि इसके, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक सिंगल डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, और एक सिंगल डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए विच इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बट स्ट्रेस के लिए यू नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस एज वेल एज द फोर्स। तो आपको सरफेस के नॉर्मल भी पता होना चाहिए, और आपको फोर्स की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, एंड दैट इज बिकॉज इट रिक्वायर्स डायरेक्शंस ऑफ 2 डिफरेंट वेक्टर्स। 2 डिफरेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। दिस इसी की वजह से 4th ऑर्डर सेकंड ऑर्डर टेंसर बन रहा है। दिस फिजिकल इंटरप्रिटेशन we can't always figure it out for some tensors. For example, stress के लिए it was very easy to figure out, तो हमने लिख दिया, but sometimes we can't actually decompose things like this, but in our mechanical sense most of the vectors we'll be able to identify like this. ठीक है, तो this rank 2 stress tensor आप लोग इससे familiar तो हैं बिल्कुल।
कि आपके पास डायगनल के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं और आपके पास शेयर कंपोनेंट्स आ रहे हैं ऑफ डायगनल टर्म्स में, ठीक है। तो जस्ट 3 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देख, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, स्ट्रेस इज रैंक 2 टेंसर, और हमारी इलास्टिसिटी इज अ रैंक 4 टेंसर विच विल सी लेटर ऑन, आगे जाके जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के ऊपर आएंगे, मेनली विल टॉक अबाउट दिस देयर। हम लोग 3 तरह के नोटेशंस को इसको के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। पहली नोटेशन इज़ अ डायरेक्ट टेंसर नोटेशन, तो विच इज़ कि हम लोग डायरेक्टली जो है वेक्टर्स और टेंसर्स के प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे होंगे, मल्टीप्लाई करा रहे होंगे या डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे, थिंग्स लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो एंड अप विद अ स्केलर। आप 2 वेक्टर्स को, दिस थिंग इज़ this symbol is used when you're just multiplying 2 vectors together या 2 टेंसर्स टुगेदर, तो ये डायरेक्टली कंपोनेंट लेवल की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, इसको हम टेंसर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या डायरेक्टिक मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। दिस इज टेंसर मल्टीप्लिकेशन सिंबल, दिस इज नॉट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे अभी। तो if you multiply 2 vectors together you end up with a टेंसर, आपके इन ऑर्डर इंक्रीज, रैंक इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर को एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, विच इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, यू एंड अप विद अनदर वेक्टर। दिस इज अगेन, आपको ये वाली चीज़ पता है, सिंपल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसी फॉर्म में होते हैं कि ax इक्वल्स टू b वाली जो फॉर्म है, दिस इज द सिमिलर फॉर्म। सेम थिंग इधर भी हो सकती है कि आप डॉट प्रोडक्ट राइट साइड से भी ले सकते हैं, वेक्टर का लेफ्ट साइड से भी ले सकते हैं, दोनों से रिस्पॉन्सेज अलग, आंसर्स अलग आएंगे। बट इन सब के लिए वी हैव इंडिसियल नोटेशंस एज वेल एंड वी हैव मैट्रिक्स नोटेशंस एज वेल। तो इंडिसियल नोटेशन में डॉट प्रोडक्ट में इंडेक्स रिपीट हो रहा है बिकॉज हमें सम कराना है सब कुछ। जो आपका टेंसर प्रोडक्ट है या डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ सम नहीं हो रहा। तो अगर मैं ए आई और बी जे ले रहा हूँ तो हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर 2 वेक्टर्स ले रहा हूँ ए और बी, तो a1 multiplied by b1 will give me a11, a1 multiplied by b2 will give me a12, a1 multiplied by b3 will give me a13। और दिस मीन्स कि अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर बात कर रहा हूँ, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर दैट कम्स आउट इज अ 3x3 मैट्रिक्स विच इज अ रैंक 2 टेंसर। तो अगर मैं एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर को एक रैंक 1 टेंसर या फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ राइट साइड से, तो मेरा इंडेक्स रिपीट हो रहा है। देखें तो क्योंकि मैं जब ये काम करूँगा, एंड वी नो दिस थिंग कि जब भी हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो द वे विल मल्टीप्लाई देम, हम इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज हाउ विल प्रोसीड, राइट। तो वी आर समिंग ओवर समथिंग, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन हमारे पास बन रही है, दिस इज 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और इसकी जो बन रही है 2 by 1 बन रही है, दिस इज 2 रोज एंड 1 कॉलम। इनर डायमेंशन हमारी मैच कर रही हैं, तो वी कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई देम टुगेदर। ऑफ कोर्स आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल पता है, यू गाइस टीच दीस थिंग्स, तो आपको बिल्कुल पता है वाली चीज़, जस्ट रिपीटिंग इट हियर। अब द आंसर दैट कम्स आउट इज ए 2 by 1 सिस्टम। हमें किसी इंडेक्स पे इसको रिपीट कराना है, तो रिपीट कराने का मतलब ये है कि कोई ना कोई समेशन इन्वॉल्व है। वो समेशन हमने यहाँ पे जे की रेपिटेशन से शो की हुई है कि ए आई जे, ए स्मॉल ए जे का मतलब ये है कि जे के ऊपर सम कर रहे हैं। तो इट विल बी, इफ आई राइट दिस थिंग, तो दिस इज ए आई 1 a1 प्लस ए आई 2 a2 प्लस ए आई 3 a3, and this is just the first, this is just the ith term। तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बनाने के लिए आपको i equals to 1, i equals to 2, i equals to 3 plug in करना पड़ेगा, and you can find out again this is just a matrix vector multiplication which we already know, but this form, the advantage of this form is कि ये form is very easy to actually program because आपको अब खुद सोचना नहीं पड़ रहा। once you write this thing in indicial notation, it's running this thing in terms of loops or something like that becomes very easy। इसी वजह से कंट्रोल मैकेनिक्स की जो ये टर्मिनोलॉजीज है वो एफईए के अंदर
लोगों ने यूज किए हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल हैव टू प्रोग्राम दीज थिंग्स इन कंप्यूटर्स, so things are written in terms of industrial notation, and that makes it very easy for them to actually program these things. ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लेफ्ट और राइट जो डॉट प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं कि हमने जब राइट डॉट प्रोडक्ट लिया था तो ए के जो हमारे दो इंडेक्सेस थे, तो स्मॉल ए का इंडेक्स तो एक ही है, सिंगल इंडेक्स है, बट स्मॉल ए जब राइट साइड से डॉट प्रोडक्ट ले रहा था तो ए के राइट टर्म को रिपीट कर रहा था, और जब लेफ्ट साइड से ले रहे थे तो हम कैपिटल ए के लेफ्ट वाले इंडेक्स को रिपीट कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ देम विल लीड टू अ डिफरेंट आंसर. इसी चीज को, इन सारी चीजों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो this one is simply AA, but this one becomes A transpose A, because otherwise it won't be possible. ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं. कुछ बेसिक से रूल्स हैं. अगर आप डॉट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं टेंसर्स के लिए तो इट्स कम्यूटेटिव. आप अगर दो दफा डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो आप पहले इन दो का ले लें या पहले दूसरे दो का ले लें, doesn't affect us. They are also distributed or summation. तो अगर डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं दो वेक्टर्स के सम का तो आप दोनों के साथ सेपरेटली ले सकते हैं. अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दें एंड देन यू टेक द डॉट प्रोडक्ट, दैट इज फाइन. और ये वाली जो प्रॉपर्टी है, दिस इज बेसिकली द सेम थिंग वी हैव सेड बिफोर, और आपको ये चीज़ पता ही है सारी, कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं किसी भी मैट्रिक्स तो यू स्टिल एंड अप विद द सेम थिंग. वही बात यहाँ पे हो रही है, बस हमारे पास अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नाउ, instead of the matrix we are talking about the Kroneker's delta, which actually gives us the second rank. This is the rank 2 identity tensor. ठीक है, और इसी तरीके से rank 4 का identity tensor भी एक बनता है which is fairly large. अब जाहिर है कि rank 2 का identity tensor जो है इसके अंदर there are 9 components, because दो इंडेक्स हैं 3 दफा रिपीट हो रहे हैं, तीन हैं, 2 दफा 2 इंडेक्सेस हैं. बट रैंक 4 के अंदर वी हैव 4 इंडेक्सेस जिनकी वैल्यूज 1 से लेकर 3 तक जा रही है. तो वी हैव 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दैट्स 81 टर्म्स. ठीक है, तो रैंक 4 टेंसर्स आर एक्चुअली वेरी लार्ज. हम लोग उनको नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, तो उनको इसीलिए इंडिशियल नोटेशन में लेकर चल रहे होते हैं. लकीली फॉर अस हमारे पास होगा क्या कि जब हम इलास्टिसिटी वगैरह के टेंसर्स बनाएंगे उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी. तो जो यूनिक टर्म्स बचेंगी वो इतनी कम होंगी कि we will eventually be able to represent all of that in terms of some sort of matrix which will come later on. हमने अभी थोड़ी देर पहले टेंसर प्रोडक्ट की बात की थी. टेंसर प्रोडक्ट बेसिकली दे इंक्रीज रैंक. अब ये कुछ यहाँ पे रूल्स उसके जो कुछ जो है बेसिक आइडेंटिटीज टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं कंटिन्यू मैकेनिक्स के अंदर. इनके बहुत सारे जो है वो प्रूफ्स वगैरह रिप्रेजेंटेड होते हैं. एक दो चीज़ें शायद मैंने अगली कुछ स्लाइड्स में डाली भी हुई हैं. विल सी दैट. ये वाली बात हमने कर ली थी, ठीक है, कि बट इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो दिस वेक्टर इज व्हाट, दिस इज यू आई ई आई, ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज वी जे ई जे. अब आई के ऊपर समेशन हो रही है, जे के ऊपर समेशन हो रही है, विच मीन्स कि इनके तीन तीन कॉम्पोनेंट्स होंगे, u1 e1 प्लस u2 e2 प्लस u3 e3. सिमिलरली v के ऊपर भी समेशन हो रही है, j के ऊपर समेशन हो रही है v वाले वेक्टर के अंदर, तो इट इज v1 e1 प्लस v2 e2 प्लस v3 e3. सही. जब मैं इनका टेंसर प्रोडक्ट लूंगा, टेंसर प्रोडक्ट में जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड्स हैं दीज आर सिंपली स्केलर्स, दीज आर सिंपली स्केलर्स. तो ये बाहर आ गए, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनका बन रहा है. अब जो भी आपके पास रैंक 2 टेंसर होते हैं एसेंशियली उसके अंदर यही काम हो रहा होता है कि आप व्हेनेवर आई से कि मैं स्ट्रेस का कोई कंपोनेंट लिख रहा हूं, द स्ट्रेस टेंसर इटसेल्फ इज दिस थिंग, क्योंकि उसके आपने दो इंडेक्सेस चलाने हैं ना, यू हैव टू फिल 9 टर्म्स हियर, हर एक के साथ एक आई भी एसोसिएटेड है, एक जे भी एसोसिएटेड है. तो आपके पास एसेंशियली दो बेसिस हैं जो कि टेंसर प्रोडक्ट हो रहा है, जिनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रेस. इसके अंदर आपको उसकी बेसिस भी शो करनी पड़ती है. जो मल्टीपल बेसिस होती हैं वो नॉर्मली इस तरीके से शो की जाती है. कुछ बुक्स के अंदर दे विल सिंपली राइट इट लाइक दिस, एंड दिस ऑल्सो इज फाइन, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है. अगर उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, दिस बेसिकली मीन्स के दीज आर टेंसर प्रोडक्ट्स.
अब बुक की कन्वेंशंस जो हैं कभी कभार चेंज होती रहती हैं, तो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि बुक क्या कह रही है. फॉर एग्जांपल जो हमारी नामो किम की बुक है, दे से कि अगर मैं दो if I write something like this essentially means कि मैं डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ. तो that's their convention. This is not the normal convention. Normal convention ये होती है कि आप जब भी कोई से दो वेक्टर्स या टेंसर्स को साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वी नॉर्मली मीन कि वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसर प्रोडक्ट. बट ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप सारी चीज़ें लिखें. तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो आप सेंटर डॉट ज़रूर बनाएं. अगर आप टेंसर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप दिस सिंबल सर्कल जो आपके पास क्रॉस है इसको ज़रूर बनाएं. तो दिस मेक्स थिंग्स क्लियर कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, कुछ यहाँ पे आइडेंटिटीज है, दे आर जस्ट देयर टू एक्चुअली हेल्प अस आउट. एक इनमें से एक दो चीज़ें शायद अभी रिपीट भी हो जाएंगी. विल हैव अ लुक एट दैट. रैंक 4 टेंसर होगा अगर, तो रैंक 4 टेंसर इज सिंपली द कंपोनेंट आईजेके है और इसकी 4 बेसिस हैं. चारों बेसिस जो हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो अगेन दिस हैज a total of 81 components. So there are 81 components in this. Depending on के वो आपका सिस्टम सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्या है, दिस कैन रिड्यूस. तो फॉर एग्जांपल आपके इलास्टिसिटी टेंसर इन रियलिटी जो होता है वो 81 कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर, बट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स इट रिड्यूसेस टू 21 कंपोनेंट्स. और होते होते देयर कम्स अ केस, आइडियलाइजेशन करते करते देयर कैन कम अ केस जो कि आइसोटोपिक इलास्टिसिटी का है. तो उसके अंदर वी एंड अप विद ओनली 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन दिस रैंक 4 टेंसर. तो आइसोटोपिक इलास्टिसिटी में वी नो देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स. आप ई और न्यू की फॉर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं, या ई और जी की फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर लैम्डा और म्यू की फॉर्म में कर सकते हैं. तो depending on the case, the actual number of terms which are independent in this tensor can reduce. Same thing is true for stresses even. कि actually 9 components हैं but होते 6 हैं because of symmetry. ठीक है, because कि आपने equilibrium भी satisfy कराना है तो आपके पास सिर्फ 6 components in reality होंगे. एक कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पे डाली हुई है ताकि हम थोड़ा सा इंडिशियल नोटेशन से फेमिलियराइज हो सकें. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को इंडिशियल नोटेशन से शो करना चाह रहा हूँ कि विच वी नो ऑलरेडी फ्रॉम मैट्रिक्स अलजेब्रा कि अगर मैं ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो द आंसर विल कम आउट टू बी ए. तो एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो इनर डायमेंशंस पे समेशन कर रहे होते हैं. तो डेल्टा आई जे सॉरी ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा जे के, तो इनर डायमेंशन जो है उन पर समेशन कर रहे हैं. यू कैन ट्राई अनदर थिंग. तो अगर आप डेल्टा आई जे को ए के साथ सम करेंगे देन इट विल सम लाइक दिस. तो ए की अगर आप डेल्टा को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए की लेफ्ट वाली डायमेंशन पे समेशन होना शुरू हो जाएगा. दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ए बाय द वे. दोनों चीजों से आंसर सेम आएगा. अच्छा, हमें एक चीज तो हमने पहले देख ली कि इफ यू डू समथिंग लाइक दिस तो डेल्टा करता क्या है, डेल्टा ओनली चेंजेस द इंडेक्स. जो भी रिपीटेड इंडेक्स होता है उसको चेंज करा देता है. तो आंसर विल कम आउट टू बी सिंपली आई के. सही, वही चीज हमने बेसिक ये चीज हमने पीछे देख ली थी, वही चीज रिपीट हो रही है. अगर मैं इसको जे के ऊपर सम कराऊंगा तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. तो आई और के रह गए, जे के ऊपर सम हो रहा है. तो जे इज फर्स्ट 1, सेकेंड टाइम जे 2 हो गया, थर्ड टाइम जे 3 हो गया, तीनों टर्म सम हो गई. आप के को 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, यू विल गेट 3 टर्म्स. इनमें फिर आप आई को 1 2 3 पुट करेंगे, यू विल गेट 3 टर्म्स फ्रॉम हियर, 3 टर्म्स फ्रॉम हियर एंड 3 टर्म्स फ्रॉम हियर. सही. आप इसमें जो काम की चीज है वो ये समझने की कि एसेंशियली जब के जो डेल्टा की प्रॉपर्टी है वही एग्जैक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पास निकल के आ रही होगी. व्हेनेवर के इज 1 so the answer that you are getting is AI1. When k is 2, the answer you're getting is AI2. When k is 3, the answer you're getting is AI3. So this second index is basically just k. So which means कि अगर आप ये पूरा काम करेंगे तो you are getting AIK. Again, it doesn't affect us कि हम AIJ लिखें या AIK लिखें. अगर मैं ये लिख रहा हूँ या फिर मैं ये लिख रहा हूँ, they are same. Doesn't really change anything because इसके अंदर भी I और J जो है वो 1 2 3 है और इसके अंदर I और K भी
1 2 3 है, तो these two are one and the same, इनमें कोई चीज़ चेंज नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमने सिंपल वी जस्ट एन एक्सरसाइज टू एक्चुअली री डू द इंडेसियल नोटेशन थिंग, ताकि हमें थोड़ी सी समझ में आ सके। एक और चीज़ है, अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच इज क्रूशियल फॉर अस इन द सेंस कि हमें आगे इसको डायरेक्टली यूज करना पड़ जाएगा, जस्ट देयर कि हम थोड़ा सा और ये इंडेसियल नोटेशन वाली चीज़ को देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें। UV जो होता है हमारे पास, दिस UV इज UIEI टेंसर प्रोडक्ट विद VJEJ, दोनों कंपोनेंट्स बाहर आ गए और EI टाइम्स आपने EJ कर दिया, तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो दिस इज नाउ दिस एंटायर थिंग इज ए रैंक 2 टेंसर, ठीक है। अगर इस रैंक 2 टेंसर का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा किसी थर्ड टेंसर के साथ, तो मैंने एक थर्ड टेंसर लिया, उसका इंडेक्स मैंने डिफरेंट रखा हुआ है क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया हुआ है, तो दिस इज WKEK, सही। अब इफ यू रिमेंबर हमने बोला था कि जब भी हम किसी भी वेक्टर का किसी और के साथ जिस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, उस साइड का इंडेक्स रिपीट होता है, तो दिस इज एसेंशियली दिस। एक आपके पास सेकंड ऑर्डर टेंसर है, सेकंड ऑर्डर टेंसर को अगर आपने वेक्टर्स के रिप्रेजेंट करना है, इट इज पॉसिबल कि आप उनके ऊपर 2 बार्स लगा दें, तो दिस मींस कि ये सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, राइट साइड से लेते हैं, तो राइट वाली इंडेक्स रिपीट हो रहा है, तो सेम काम जब आपके पास ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है पूरा, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने लेना है इसके साथ, तो जो राइट वाले इंडेक्स है उसके ऊपर समेशन होगी, तो उसके ऊपर बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका राइट वाले इंडेक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, तो दिस रिमेन्स लाइक दिस। और जे डॉट के की टर्म यहाँ पे आ गई, दिस वी नो कि हमने पीछे बोला था कि जब भी 2 बेसिस का डॉट प्रोडक्ट होता है द आंसर कम्स आउट टू बी डेल्टा, ठीक है। एंड UI EI हमारे पास वी कैन ब्रिंग इट हेयर बिकॉज UI और EI की दोनों के इंडेक्स सेम है, तो दिस बिकम्स वन वेक्टर फॉर अस, दिस इज वेक्टर U, दिस थिंग वेक्टर U है ये पूरा जो मेरे पास यहाँ से बन के आया है, दिस थिंग। और बाकी जो टर्म मेरे पास अंदर बची थी, इसमें आई हैव एन ऑप्शन नाउ कि मैं एक मेरे पास डेल्टा आ रहा है जिसके अंदर JK है, मैं आइदर J के इंडेक्स को चेंज करा दूं, VJ का इंडेक्स चेंज करा के K कर दूं, तो WK का इंडेक्स चेंज करा के J कर दूं, क्योंकि डेल्टा का पर्पस ये होता है कि वो इंडेक्स चेंज करा रहा होता है, मैं किसी भी एक चीज का इंडेक्स चेंज करा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे W का इंडेक्स चेंज करा दिया, मैंने W का इंडेक्स चेंज कराया, दिस बिकम्स VJWJ, एंड दिस बेसिकली मीन्स कि मैं V और W का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो आई एंड अप विद UIEI, तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप, दे मेरा एक U वेक्टर आ गया बन के, पूरा U वेक्टर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक स्केलर क्वांटिटी के साथ विच इज V.W, एंड दिस इज एसेंशियली व्हाट वी स्टार्टेड टू प्रूव। अब ये प्रूफ जाहिर है कि कंटिन्यूस मैकेनिक्स के अंदर ये वाली चीजें बहुत ज्यादा करीबी होती हैं, आपको ये चीज एग्जैक्टली रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट showing you this thing so that we get used to these industrial notation। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस वक्त वो ये है कि we get used to these industrial notations, ताकि हम जब इनको आगे यूज कर रहे हो तो हम लोग इजीली कर सकें, राइट। आगे चलते हैं। Any tensor can be broken down into 2 tensors, एक सिमेट्रिक होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स को समझने के लिए आई थिंक सबसे अच्छा ये कि मैं आपको जो है वो उसकी एग्जांपल दिखा दूं, सॉरी आई कम बैक टू दिस, राइट। तो इफ आई हैव एनी मैट्रिक्स है तो आई कैन टेक इट्स ट्रांसपोज, और अगर मैं उसमें मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करा के हाफ कर दूंगा, आई एंड अप विद ए सिमेट्रिक टेंसर ऑलवेज, ठीक है। तो दिस इज ए सिमेट्रिक टेंसर, और अगर मैं इसी टेंसर में से या लेट्स से के मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करा के हाफ कर दूंगा, तो आई गेट अ मैट्रिक्स व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है कि इसका जो भी ट्रांसपोज होगा वो उसके माइनस के बराबर होगा। तो लेट जस्ट सी दिस थिंग्स कि अगर जो ये वाला मैट्रिक्स है सेकंड वाला दिस W is actually equals to minus W transpose. So this is the property of the symmetric matrix, और ये तो symmetric तो we already know कि symmetric is just equal to its transpose,
any tensor can be broken down into two tensors, one symmetric tensor, one skew symmetric tensor. This actually is something very crucial for us. Abhi, we now get to an example which actually we can start to relate to our mechanics things. ठीक है, तो जी हमने बात कर ली ऑलरेडी. एक चीज होती है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट लें और डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट ले लें. ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, दैट विल कम ऑन, अभी आ जाएगा. अभी पॉइंट ये है कि एक टेंसर बना है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है, जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट लिया हुआ है. ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के तीनों कंपोनेंट्स का तीनों डायरेक्शंस में क्या पार्शियल डेरिवेटिव बन रहा है उसका मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया. अब दिस मैट्रिक्स इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर एक्चुअली. ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर टेंसर, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इनटू इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स. तो जो इसका सिमेट्रिक पार्ट बनता है दैट इज एक्चुअली माय स्ट्रेन. तो स्ट्रेन एक्चुअली इज इन रियलिटी कम्स अप फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट. तो आपके पास जो भी डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट बन रहा होगा उसका आप सिमेट्रिक पार्ट ले लेंगे, यू एंड अप विद a strain tensor. और इसका जो skew symmetric part होगा that actually signifies spin which relates to rigid body rotations. So instead of having a deformation in the body, this is the part which relates to the rigid body rotations of the body. The body में deform हुए बगैर कितना turn आ रहा है. And there will be other measures later on जो कि same दोनों concepts को relate कर रहे होंगे. हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे बाद में जाके, that will be डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट. उससे आप डायरेक्टली जो रोटेशन मैट्रिक्स होता था उसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा दैट विल डायरेक्टली बी द रोटेशन मैट्रिक्स, और इट्स सिमेट्रिक पार्ट विल बी समथिंग व्हिच वी कॉल स्ट्रेच टेंसर. ठीक है, इट विल कम अप लेटर ऑन, बट द पॉइंट इज कि ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डिवीजन है, दिस इज एक्चुअली क्रूशियल फॉर अस. ठीक है, इस जी सफा आप कुछ कह रही हैं प्लीज. सर ये आपने ये जो ये वाली स्लाइड बताई है ना सिमेट्री स्क्यू वाली, सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आई, दोबारा से एक्सप्लेन कर दें. जी देखिए, ओके, लेट मी डू वन थिंग. एक काम ये करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ. आई एम एक्चुअली गोइंग टू कम टू दिस पॉइंट जहाँ पे हम टेंस ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं कि ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या. ग्रेडियंट इज बेसिकली, आपने ये चीज तो हम पढ़ाते हैं अपने अंडरग्रेड में बच्चों को कि ग्रेडियंट इज अ वेक्टर इटसेल्फ. ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होता है, अगर मैं उसको पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, ग्रेडियंट का जो वेक्टर होता है दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के. किसी भी फंक्शन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. मैं किसी भी फंक्शन f का ग्रेडियंट लूंगा तो उसके बेसिकली उसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी अ वेक्टर. ठीक है, एंड इफ आई हैव सरफेस लाइक दिस 2D स्पेस के अंदर, तो अगर मैं इसका 2 डायमेंशनल ग्रेडियंट लूंगा यानी उस पर z कॉम्पोनेंट ऑफ कोर्स गायब हो जाएगा. देन व्हाट the output is at any point the output of the gradient is actually directed towards the normal of this thing. एक तो ये चीज है कि नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रेडियंट ना, किसी भी चीज के, कि उसकी वेरिएशन क्या हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एनीवेज, दिस इज द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ये होता है कि आपके पास एक आप स्पेशल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं एक्स का, वाई का, जेड का, और द आंसर जो भी x का डेरिवेटिव है दैट्स द x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जो y का डेरिवेटिव है दैट इज द y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जो z का डेरिवेटिव दैट इज द y कंपोनेंट, दैट इज z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. ठीक है, अब हम सेम काम जो है, हम सेम काम वी कैन डू फॉर टेंसर्स एज वेल. तो अगर मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर टेंसर है, तो मेरे पास एक टेंसर है फॉर एग्जांपल स्ट्रेस का टेंसर है, तो दिस इज स्ट्रेस, उसका भी मैं ग्रेडियंट ले सकता हूँ. मैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का भी ग्रेडियंट ले सकता हूँ. तो दिस, थिंक ऑफ दिस v एज योर डिस्प्लेसमेंट. तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है. तो हम अब v का जो वेक्टर बन रहा है, तो v का वेक्टर जो है दैट इज v1 v2 एंड v3. मैं v1 के 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ, और v2 के 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ, और v3 के 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ. तो मेरे पास जो
ग्रेडियंट ऑफ v आ रहा है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू v1 के 3 डेरिवेटिव्स व्हिच इज पार्शियल v1 बाय पार्शियल x1, पार्शियल v2 पार्शियल v1 बाय पार्शियल x2 एंड पार्शियल v1 बाय पार्शियल x3। फिर मैं v2 के 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ एंड यहाँ पे x2 की टर्म आ जाएगी, यहाँ पे x3 की टर्म आ जाएगी। सिमिलरली मैं v3 के 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स लूंगा एंड फाइनली आई एंड अप विद दिस। ये ग्रेडियंट टेंसर मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे ग्रेडियंट टेंसर बेसिक, इसको जैकोबियन भी कहते हैं अगर आपने कभी किसी चीज में पढ़ा, दिस इज जैकोबियन। कि ये क्या करता है, किसी भी फंक्शन, किसी भी स्केलर फंक्शन, किसी भी वेक्टर फंक्शन, किसी भी टेंसर का हर डायरेक्शन में क्या स्पेशल डेरिवेटिव आ रहा है वो फॉर्म कर लेता है। तो अब मैं अगर एक वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मेरे वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट का x y z डायरेक्शन में क्या क्या डेरिवेटिव बन रहा है, क्या क्या पार्शियल डेरिवेटिव बन रहा है, उसका मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं सेम काम डिस्प्लेसमेंट के लिए करूंगा तो आई एंड अप विद दिस। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो u है एसेंशियली u इज अ वेक्टर। ठीक है, u1 u2 u3, इसके तीनों कंपोनेंट का मैंने एक्स वाई जी डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ। ठीक है, तो दिस शोज कि हाउ इज u इज चेंजिंग एज आई गो फ्रॉम एज आई ट्रेवल इन द एक्स डायरेक्शन। अब इसको देखें, अगर ये चीज चेंज क्यों जरूरी है, खाली u क्यों जरूरी नहीं है। चेंज इसलिए जरूरी है कि लेट्स अज्यूम अ बार। ठीक है, इसके 2 पॉइंट्स को कंसीडर करें, एक 1 है एक 2 है। अगर दोनों पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट u नॉट है तो द चेंज हेयर इज 0, विच एंड दिस मीन्स कि जो आपके पास एप्सिलॉन xx आ रहा है दिस इज इक्वल टू 0। और ये चीज ट्रू है, उसकी वजह ये कि दिस इज अ रिजिड बॉडी मोशन। आपके दोनों पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहे हैं। आपका नोड 1 जो पहला वाला पॉइंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और दूसरा वाला पॉइंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो दिस मीन्स कि जो एक्चुअली बॉडी स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं हो रही, बॉडी एज अ होल पूरी मूव हो रही है, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रही। डिफॉर्मेशन मेजर करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ये चेंज कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू टेल मी कि एक्चुअली बॉडी डिफॉर्म कितना हुई। तो इसी, और ये चेंज कैसे शो करेंगे हम लोग एक्स डायरेक्शन में, चेंज हम शो करेंगे उसके ग्रेडियंट के साथ। हम ये शो करना चाह रहे हैं यहां से यहां मूव करते हुए, हो सकता है कि एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, हो सकता है दिस कम्स आउट टू बी लाइक 0.001 कांस्टेंट नंबर आ गया। ठीक है, कांस्टेंट नंबर आ गया, इसका मतलब है कि एज आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 2 मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है ये थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज माई लेट्स से कि u नॉट जो था दिस वाज 1 and this increased to some other quantity 1 plus delta u। ठीक है, तो स्ट्रेन कितना हुआ, स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द टोटल लेंथ से। ये हमारी कन्वेंशनल डेफिनेशन है ना स्ट्रेन की। तो ये चीज को एक्चुअली हम अगर बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में मेजर करना चाहें, हम अभी तो हमने बहुत 2 डिस्क्रीट पॉइंट्स ले लिए ना, अगर हम इस चीज को मेजर करना चाहें इन अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेस, then we talk about the gradient, we don't talk about delta u। हम ये चेंज करना, क्योंकि this is essentially this thing, delta u upon L is the same thing, units देखें सेम है कि change in length आपके पास in the x direction क्या निकल के आ रहा है। तो gradient is actually giving me my x। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम डिफरेंशियल की बात क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात क्यों नहीं कर रहे। ये वाली चीज समझ में आई आपको, ये एनालिसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जी सर, ये बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। तो मैथ्स जो है ग्रेडियंट की दैट इज कमिंग अप लेटर ऑन, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो था वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को समझाने का था, और वो खैर हमने डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट भी थोड़ा और डिटेल में देख लिया। तो होगा क्या लेटर ऑन एज वेल कि हम चीज़ों को इस तरीके से डिवाइड करते हुए चलेंगे। वी डिवाइड आवर एक डिफॉर्मेशन का मेजर निकलेगा विच विल बी पार्शियल एक्स बाय पार्शियल कैपिटल विच विल फाइनल कोऑर्डिनेट्स का। अगर मैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स से
partial derivative लूँ, this is called the deformation gradient. This is a quantity which is used a lot in nonlinear mechanics, और ये भी हम यूज करेंगे आगे जाके. तो this symmetric skew symmetric के factors हमारे पास बाद में भी आते रहेंगे. We are about to end this call, so please rejoin so that we can continue. Right, so let's continue forward. कुछ repetitions आ रही होंगी, just we can just go on from them. Contraction हमने already we have talked about this thing. ठीक है, तो contraction क्या होती है कि अगर आप डबल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दो इंडेक्सेस अगर वो है तो दो इंडेक्सेस पे रिपीट आपकी जो है वो समेशन परफॉर्म हो रही है. यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट टू हायर डायमेंशन एज वेल. ट्रिपल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती हैं, चार डॉट्स लगा के उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे. लेट्स से कि टू फोर्थ ऑर्डर टेंसर्स, और आप चाहते हैं कि उनके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर सम हो जाए, तो यू विल हैव टू परफॉर्म अ फोर्थ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन, या आपको चारों इंडेक्सेस के ऊपर सम करना पड़ेगा. दैट इज अ पॉसिबिलिटी व्हिच इज देयर. मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन जो स्ट्रेस स्ट्रेन का होता है, दिस इज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्शन. तो आपके पास जो स्ट्रेस है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, तो या फिर रैंक 2 टेंसर है, दिस इज रैंक 2 टेंसर, दिस इज अ फोर्थ रैंक टेंसर. तो अब मुझे स्ट्रेन से एक फोर्थ रैंक टेंसर को मल्टीप्लाई करा के मुझे एक सेकंड रैंक टेंसर चाहिए. ठीक है, तो व्हाट आई एम एसेंशियली गोइंग टू डू, अगर मैं इसको ये वाला ऑपरेशन फॉर्म कर रहा हूँ ना, तो डी की मेरे पास फोर्थ रैंक है, रैंक 4 है, तो आई जे के एल इंडेक्सेस चल रहे हैं. एप्सिलॉन के मेरे पास दो इंडेक्सेस हैं. अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन करता हूँ तो इफ यू रिमेंबर व्हेन वी सेड के व्हेन वी डिड, बल्कि इसको इस तरह लिखते हैं पहले कि व्हेन वी डिड दिस थिंग, कि मैं अगर एक रैंक 2 टेंसर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता था, तो दिस टर्न्ड आउट टू बी दिस. और अगर मैं इस सेम चीज को ये करूंगा तो इट टर्न्ड आउट टू बी, जिस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो उस साइड के इंडेक्स पर रेपिटेशन हो जाती है. सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है. एप्सिलॉन हम राइट साइड से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि हमारे पास एप्सिलॉन के जो दो इंडेक्सेस हैं वो डी के राइट साइड वाले दो इंडेक्सेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे. तो हमें डी के जो ये दो इंडेक्सेस हैं इनके ऊपर समेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी. दिस we won't need to do this by hand because ये बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी if we do this by hand. Later on we'll find that it is possible to represent this thing in 6x6 matrices. तो हमारे पास स्ट्रेस एक 6x1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, स्ट्रेन एक 6x1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो हमारे पास इलास्टिसिटी का टेंसर बन रहा है, दिस विल टर्न इनटू अ 6x6 मैट्रिक्स. ठीक है, और दैट विल मेक आवर लाइफ वेरी इजी लेटर ऑन. ठीक है, तो हमें डायरेक्टली इस फॉर्म में डील करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. ट्रेस की भी हमने बात कर ली है. हमने ये ट्रेस को, अच्छा ट्रेस जो है इट्स ऑल्सो सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद द क्रोनेकर्स डेल्टा. अब ये देखें, हमने अभी तक जो बात की थी, हमने बोला था अगर मैं क्रोनेकर डेल्टा किसी राइट साइड पे डॉट सिंगल प्रोडक्ट ले लूं, यानी मैं ये काम कर दूं, आई एंड अप विद द एग्जैक्ट सेम थिंग. बट इफ आई डू अ डबल प्रोडक्ट, यानी कि डबल डॉट प्रोडक्ट ले दूं, या मैं इसको इसके दोनों इंडेक्सेस पे समेशन करवा दूं, यानी मैं आई जे और डेल्टा भी आई जे कर रहा हूं, देन इफ यू सी कि आपके पास डेल्टा के अंदर जो इंडेक्स रिपीट हो रहा होता है वो हम लोग रिप्लेस करवा देते हैं. तो हमारे पास डेल्टा आई जे आ रहा है, आइदर मैं ए के अंदर आई को जे से रिप्लेस करा दूं या जे को आई से रिप्लेस करा दूं, आई विल एंड अप विद समथिंग लाइक दिस. तो या ये लिखेंगे हम या ये लिखेंगे, विच मीन्स कि हम सिर्फ A11 प्लस A22 प्लस A33 कर रहे हैं. तो जब भी मैं अगर मुझे ट्रेस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दिस इज हाउ आई राइट द ट्रेस ऑफ अ वेक्टर इन मैट्रिक्स फॉर्म. Remember कि trace is simply the summation of the diagonal terms. तो हमारे पास trace of a vector in matrix form is the contraction of A with the second order identity tensor. ठीक है, हमने simply ये simple सी चीज लिख दी है. इस चीज में if there is any issue please stop me and ask. We don't have a lot to go. अभी थोड़ा सा ही काम रह गया हमारा. We still have 30 minutes, so we'll be able to easily finish this thing.
राइट अभी हमने जो चीज़ देखी है विच अगेन समथिंग जो कि सर तो मेरे ख्याल से पढ़ाते ही हैं, तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है विच इज ऑलरेडी देयर। हमारा अभी जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेम चीज़ को बस हम इंडस्ट्रियल रोटेशन में लिख लिख के रिपीट ही कर रहे हैं। द न्यू कॉन्सेप्ट्स आर फ्यू एंड बीच बीच में से ही आ रहे हैं, खाली ज़्यादा चीज़ें तो रिपीट ही हो रही हैं इस पूरे टॉपिक में। ठीक, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं एक स्पेस के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास एक को हम कहते हैं स्टार्ड है, एक अनस्टार्ड है, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है E1 स्टार, E2 स्टार, E3 स्टार। दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली E1, E2, E3 इज आल्सो एन ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल है दोनों, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच, आपस में इनके कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशन स्पेस में अगर 2D स्पेस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी एंगल के ऊपर होते हैं, तो इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, वी जस्ट नीड अ सिंगल एंगल टू डिफाइन दिस देयर ओरिएंटेशन। बट 3D के अंदर वी नीड 3 एंगल्स, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स यू नीड टू डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ वन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, और दैट इज कॉल्ड द ऑयलर्स एंगल। ऑयलर एंगल आप सर्च करें, यू विल फाइंड दिस। और ऑयलर एंगल की टर्म्स में यू कैन आल्सो सर्च, यू विल फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स से। अगर मुझे एक से दूसरे में जाना पड़े तो किस तरह रोटेशन होती है। 2D के अंदर रोटेशन इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2D के अंदर रोटेशन जो होती है दैट्स कॉस साइन माइनस साइन एंड कॉस, दिस इज द रोटेशन। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन दिस इज समथिंग which we all teach as well in at undergrad level, हमें पता है। 3D के अंदर यही चीज एक्सटेंड हो जाती है in terms of Euler's angle। 3 एंगल होते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का होगा, ठीक है। बट इट्स वेरी वेरी वेल स्टैब्लिश्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल होता है, यू कैन गेट दैट। और उसको आप इनफैक्ट ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ रोटेशन। अगर आप स्मॉलर रोटेशंस की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा पहले मैं x की टर्म्स में, पहले मैं z के अबाउट रोटेशन कराना चाह रहा हूँ, तो मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करूँगा विच इज रोटेटिंग अबाउट द z एक्सिस। तो दिस z एक्सिस फिक्स्ड है, तो ये z के अबाउट रोटेशन हो गई। अगली रोटेशन मैं x के अबाउट कर दूंगा, उससे अगली रोटेशन में कभी y के अबाउट कर दूंगा। 3 डिफरेंट रोटेशंस करा के आई कैन एंड अप फ्रॉम एंड माई ओरिजिनल सिस्टम टू माई फाइनल सिस्टम। मैं रोटेशन 3 रोटेशंस के बाद पहुंच सकता हूँ। तो वो ऑयलर एंगल का एक टॉपिक है विच यू कैन व्यू, अगेन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अस राइट नाउ, बट इफ यू फील you want to look into that, that is an area which you can बहुत easily मिल जाएगा उसमें लिटरेचर आपको, राइट। हम लोग मेरा एक क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। सर ये जो हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं अपने सिस्टम में, इसकी कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास इसको हम कहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हैं जिसमें हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे हम अपने सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। FEA के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ बार लाइक दिस एंड यू रोटेट दिस थिंग टू अनदर एंगल, ठीक है, टर्न हो गया, तो इसके दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। एक x ये है और इसके एसोसिएट y भी है, एक x ये है, इसका कोई एसोसिएटेड y भी, ठीक है। नाउ FEA के अंदर नॉर्मल कन्वेंशन ये होती है कि हम ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को साथ लेके चल रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं हमारा मटेरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज माय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है विच इज स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज अटैच्ड टू माय बॉडी। अब यू कैन थिंक ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ योर नॉमिनल एंड ट्रू स्ट्रेस एज वेल, कि आप एक बॉडी की ओरिजिनल शेप लेके चल रहे हैं और एक बॉडी की डिफॉर्म्ड शेप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई चीज जो कि हर एक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के x1, x2, x3 हर पॉइंट के डिफाइंड होंगी, बट x1, x2, x3 रिमेन्स फिक्स्ड टू द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी, तो दिस डोंट चेंज। बट ये बॉडी डिफॉर्म हो गई, तो हो सकता है बॉडी डिफॉर्म होने के बाद किसी और लोकेशन में आ गई, इसकी शेप भी चेंज हो गई। हर दफा इसका x1, x2, x3 जो है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है, हर पॉइंट। तो आपके पास होगा क्या कि आपके पास एक किसी भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चल रहे होते हैं। आप कई दफ़ा स्ट्रेसेस को विजुअलाइज करना चाह रहे होते हैं
सिस्टम के ओरिजिनल कन्फिगरेशन में कि सिस्टम ओरिजिनल कन्फिगरेशन में क्या स्ट्रेसेस थे. कई दफ़ा विजुलाइज करना चाह रहे होते हैं इन द डिफॉर्म्ड कन्फिगरेशन बॉडी के क्या स्ट्रेसेस. तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड हियर एंड दिस इज x and this is y, the same thing could be turned like this. ठीक. अब अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मेरे पास बॉडी के अंदर कोई भी, बल्कि मैंने इसको गलत किया, मुझे इसको कैपिटल X1 और कैपिटल X2 कहना चाहिए, इसको स्मॉल x और x1 और स्मॉल x2 कहना चाहिए. अब अगर मैं बॉडी के कोई भी स्ट्रेस को देख रहा हूं जो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया स्ट्रेस का, ठीक है. This can be defined in terms of your original coordinate system as well as your final coordinate system, या किसी intermediate coordinate system में भी define हो सकता है. ठीक है. To get from here, so let's say this is in terms of capital X and you want to get a stress system, या फिर इसको capital X की यहाँ पे लिख देते हैं सबके साथ कि material के terms में define हो रहा है, and you want to get into a form जिसमें मैं इसको फाइनल में डिफाइन करना चाह रहा हूँ. तो देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ मैपिंग विच वी कैन डू टू गेट फ्रॉम हेयर टू हेयर, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बीच में चेंज करने के लिए. ठीक है. एफईए के अंदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ें रोटेट कर रही होती हैं, चीज़ों की शेप चेंज हो रही होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रेसिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, आपका एक प्लेट है, वो आप एक कोई मोल्ड है आपका, उसके अंदर उसको प्रेस करा रहे हैं ताकि वो शेप, फॉर एग्जांपल किसी पॉट की शेप फॉर्म करना चाह रहे हैं. देयर इज फाइनाइट रोटेशंस इन्वॉल्व्ड. हम लोग नॉर्मल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, हम कहते हैं डिफॉर्मेशन इतनी कम है कि चीज़ों की कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रिमेन द सेम, बट इन रियलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस स्पेशली चीज़ों में फाइनाइट रोटेशंस हो रही होती है, यानी कि शेप में विजिबल चेंज आ रहा होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. इन दैट केस आपको ये काम करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ थी, इनिशियली उसकी ये शेप थी, फाइनली उसकी शेप चेंज होके आपने उसमें उसकी फाइनल शेप इस तरह की हो गई. ठीक है. अब इस पॉइंट के स्ट्रेसेस आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे? ये पॉइंट हो सकता है यहाँ पे किसी पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ. इनिशियल एक्स, दिस इज योर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या इस पॉइंट के स्ट्रेसेस मुझे अभी भी ओरिजिनल सिस्टम में ही देखने चाहिए? बिकॉज द एक्चुअल मटेरियल हैज टर्न्ड. अगर ये मटेरियल होमोजेनियस है तो मसला नहीं है, बट लेट्स अज्यूम कि मटेरियल होमोजेनियस नहीं था. मटेरियल जो था इसकी ऑर्थोट्रोपिक प्रॉपर्टीज थी. ठीक है. इन दैट केस इफ आई जस्ट स्टिल विजुअलाइज दिस थिंग इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, this might not actually relate that well to what I expect. क्यों? क्योंकि इसकी जो longitudinal direction थी वो तो अब ये वाली हो गई है ना. तो it might be more feasible to actually visualize this thing in the spatial coordinate system. एक और चीज जो हो सकती है, क्या प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्थोट्रोपिक प्रॉपर्टीज डिफाइन की किसी चीज की, EXX, EYY, EZZ मैंने डिफाइन किया हुआ है. मैं सिर्फ EXX, EYY, EZZ लिख रहा हूँ, बाकी चीजें नहीं लिख रहा. अब ये चीज तो डिफाइंड थी मटेरियल की डायरेक्शन के हिसाब से कि दिस, मैंने कहा मटेरियल की जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है दैट इज इट्स एक्स डायरेक्शन. मटेरियल प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से डिफाइंड थी, आपकी जो एफईए की स्पेस है उसके हिसाब से डिफाइंड नहीं थी. तो अब मुझे ये मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि जब मैं ये मटेरियल टर्न हो गया तो हाउ विल आई इंश्योर कि इसकी जो प्रॉपर्टीज मैं एक्स की ले रहा हूं वो एक्चुअली ये वाली प्रॉपर्टीज हो. और ये तो मैंने 90 डिग्रीज पे टर्न कर दिया, दिस कैन बी एनी एंगल. तो आई नीड टू समहाउ रिलेट द मटेरियल प्रॉपर्टी एक्सिस सिस्टम, जो इसका एक्सिस सिस्टम डिफाइंड है XYZ मटेरियल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, टू माय एक्चुअल ज्योमेट्री एक्सिस सिस्टम. अब ये मटेरियल का एक्सिस सिस्टम मटेरियल के साथ साथ टर्न हो रहा है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल एक्सिस सिस्टम है जिसमें मेरा फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बना हुआ है वो कोई और है. आई नीड टू हैव अ मैपिंग बिटवीन दीज टू एक्सिस सिस्टम कि जिसमें मैं मटेरियल प्रॉपर्टीज जो मेरी मटेरियल की एक्सेस की प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल अब वो मेरी वाई की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी. आई नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मैपिंग हियर व्हिच कैन रिलेट दीज टू थिंग्स. होपफुली आई एम एबल टू आंसर व्हाट यू आर सेइंग. ये एक मेजर एग्जांपल होती है एफईए के अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज को स्विच कराने की और स्ट्रेसेस को विजुअलाइज कराने की. ठीक हो गया? जी सर, बिल्कुल क्लियर. ठीक हो गया. तो लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग हियर.
तो हम लोग हमें पता है कि हम लोग ये वाला काम एक्चुअली कैसे कर रहे होते हैं। हम अगर कोई भी दो एक्सेस को रिलेट करा रहे होते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस इज देयर कॉस थीटा। तो किसी भी दो एंगल के बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन रहा होगा 3x3 जो के सारे कॉस की टर्म्स होंगी। ऑल ऑफ दीज विल बी टर्म्स ऑफ कॉस थीटा की बात हो रही है थ्रू आउट। ये वाली कॉस की बात हो रही है फॉर एग्जांपल E1 का E1 स्टार के साथ, ठीक है, E1 का E2 स्टार के साथ, E1 का E3 स्टार के साथ, एंड दिस गोज ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। इस मैट्रिक्स को हम रोटेशन मैट्रिक्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे लिए इस वक्त जो क्रूशियल पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक मैपिंग डिफाइंड है, दिस इज जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट बाय द वे, और दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि ये एक्सिस सिस्टम चेंज हो रहे हैं। हम ई आई और ई जे की बात नहीं कर रहे, हम सेम बेसिस की बात नहीं कर रहे, हमारी बेसिस चेंज हो गई। ठीक है, तो दिस इज दीज टू आर डिफरेंट बेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर डेल्टा नहीं आएगा, इसका आंसर कोई और कॉस थीटा होगा, विच इज एसेंशियली आपके पास दो एक E1 है, एक E1 स्टार है, इनके बीच में कोई एंगल थीटा है। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई गेट कॉस थीटा, बिकॉज दोनों ऑर्थो नॉर्मल है, तो इसमें दोनों का अपना अपना मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो द आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो आंसर कम्स आउट टू बी cos थीटा। और अगर मैं ये सारा काम सारे कॉम्बिनेशंस के लिए कर लूं तो मैं 1 का 1 स्टार के साथ, 1 का 2 स्टार के साथ, 3 स्टार के साथ कर लूं, सिमिलरली 2 का तीनों के साथ कर लूं, 3 का तीनों के साथ कर लूं, तो आई विल एंड अप विद ए सेकंड ऑर्डर टेंसर जिसके 9 कंपोनेंट्स होंगे, जो कि सब तीनों एक्सिस को रिलेट करा रहे होंगे बिटवीन द टू बेसिस। ठीक है, हमारे पास दिस थिंग हैज अ प्रूफ। हम लोग यहाँ पे वो प्रूफ वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, इट्स रादर कॉम्प्लिकेटेड, मुझे पढ़ के ही करना पड़ता है, और मैंने पढ़ तो लिया था लेकिन आई डिड नॉट इंक्लूड दैट हियर। दिस इज ट्रू कि आप किसी भी अगर बेसिस को निकालना चाह रहे हो, तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट एंड वी कैन ट्राई टू सी दिस थिंग इन 2 डायमेंशन, कि अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक्स प्राइम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यू कैन फाइंड आउट दैट वेरी वेरी इजीली। कि आपको करना ये पड़ता है कि आपको एक्स का वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। आई और जे आपकी जो है वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स का वेक्टर निकल के आता है, सिमिलरली आपका वाई का वेक्टर भी निकल के आ जाएगा। तो ये वाली जो 2 टर्म्स बनेंगी, दीज आर योर डायरेक्शनल कोसाइंस। दिस इज अ कोसाइन, दिस इज अ कोसाइन, दिस इज अ कोसाइन एंड दिस इज अ कोसाइन। ये चारों आपके in terms of 2D this turns out to be cos theta sin theta minus sin theta cos theta, but 3D के अंदर this expands। हर जो मेरे पास E प्राइम है, this can be written in terms of cosine 1 किसी एक with cosine 1 मैं कह रहा हूँ with E1, ठीक है, in E1 plus cosine 2 which is the cosine of this side with base E2, base is E2 plus cosine 3 into E3। तो हर आपके पास जो स्टार्ट बेसिस है उसका जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है हर बेसिस का, वो दूसरे वाले बेसिस के तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपके पास यू हैव इसी तरीके से आपके पास E1 स्टार भी फॉर्म हुआ है। इसको मैं बल्कि आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, दैट विल बी मच इजियर। जैसे जैसे आप आई चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे होता रहेगा। बुक में इस टर्म को बीटा बोला हुआ है, तो दे आर कॉलिंग दिस थिंग बीटा। तो अगर आप कोसाइन, हमने कोसाइन की टर्म यूज कर ली थी, वी कैन सिंपली यूज EI1 बीटा I2 प्लस बीटा I3 वेयर बीटा इज योर कोसाइन। ठीक है, आप अब आई को रिप्लेस कर रहे हैं, हर दफा आई को रिप्लेस करेंगे, वी हैव सेड बिफोर, अगर एक इंडेक्स रिपीट नहीं हो रहा तो दैट मीन्स दैट इज जनरेटिंग अ न्यू कंपोनेंट। तो आप आई को 1 करेंगे आपके पास अलग वेक्टर फॉर्म होगा, आप आई को 2 करेंगे आपके पास अलग वेक्टर फॉर्म होगा, आप आई को 3 करेंगे आपके पास अलग वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपके पास तीनों वेक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, और आप इन बीटा का मैट्रिक्स पूरा फॉर्म कर लें, बीटा 1 1, बीटा 1 2, बीटा 1 3, इस तरीके से करते करते बीटा 3 3 तक आपके पास कंप्लीट पूरा जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा।
दिस थिंग इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे शोन है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये 2D का है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो दिस थिंग विल बी ट्रू थ्रू आउट, कि आपकी चीज वो होना जरूरी नहीं है कि आपकी चीज सिमेट्रिक हो, राइट। If we can define our start basis in terms of our unstart basis, and we can say कि हमने ये बात शुरू में बोली थी, कोई भी वेक्टर होगा, it can be decomposed into any basis system within the space, ठीक है। आपके पास अब वो मेरे पास उसके कंपोनेंट में स्टार्ट और अनस्टार्ट दोनों बेसिस के हिसाब से बना सकते, वो हमने यहाँ पे लिख दिए, बट वी ऑलरेडी नो कि मेरे पास E1 स्टार इन टर्म्स ऑफ EJ डिफाइंड है, ठीक है, तो दिस इज ऑलरेडी देयर, ठीक हो गया। अब इफ वी कंपेयर दिस एंड दिस, वी सी दैट हमारे जो UJ है एंड ये वाली जो टर्म मेरे पास आ रही है, दे आर रिटन लाइक दिस। अब इसमें what did we find here? We found out कि हमें अगर कोई भी कंपोनेंट एक बेस से दूसरी बेस में मूव कराना होगा, तो देयर इज अ रिलेशनशिप फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो मेरा बीटा का मैट्रिक्स बन रहा है या सेकंड ऑर्डर टेंसर बन रहा है, इन टर्म्स में आई कैन फाइंड आउट और आई कैन मूव कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन बेसिस टू अनदर बेसिस, ठीक है। और एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज विच हमने पीछे एक बात की थी, हमने बोला अब ये देखेंगे ये इंडेक्स किस साइड पे रिपीट हो रहा है, पहले वाले इंडेक्स की बात हो रहा है। पहले वाले इंडेक्स की मतलब का मतलब ये है कि मेरा जो U वेक्टर है, या फिर इसको वेक्टर के लिए हम ये यूज कर लेते हैं, जो मेरा वेक्टर है ये एक्चुअली लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज ये लेफ्ट इंडेक्स का चल रहा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट में ले रहा हूँ लेफ्ट साइड से, एंड दिस इज माई बीटा, सही है। लेफ्ट साइड से लेने के लिए यू विल हैव टू टेक अ ट्रांसपोज। तो आज ये चीज हमने शुरू में जो हमने नोटेशन के सिंबल बताया तो उधर लिखी हुई थी कि हमें इसको लेफ्ट साइड से लेने के लिए उसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा, तो दिस कम्स अप, ठीक है। अब हमारे पास इससे क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस यानी स्टार्ट बेसिस से ओरिजिनल बेसिस में आना पड़ेगा तो मुझे बीटा यूज करना पड़ेगा, ठीक। हम सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू गेट फ्रॉम यू स्टार टू यू, ठीक है, सॉरी यू टू यू स्टार के लिए भी सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव जो है यह पूरी एक्सरसाइज करना नहीं है, दिस इज ऑल वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कंटिन्यूअस मैकेनिक्स थिंग, अगर देखना हो तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, आवर टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट। तो हम लोग वी कैन शो ऑल्सो कि हम यू स्टार विल कम आउट टू बी बीटा इन टर्म्स ऑफ यू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये चीज को प्रूव कर देते हैं, देन वी एंड अप विद रिलेशनशिप, हमारे पास ओरिजिनल रिलेशनशिप अभी भी वही डिफाइंड है कि यू स्टार इज टू बीटा यू था, और मेरे पास यू तो जो था वो बीटा ट्रांसपोज टाइम यू स्टार था। तो मैं अगर इस वाले के अंदर नया वाला यू स्टार को प्लग इन कर दूंगा, व्हाट वी एंड अप विद इज बेसिकली यू माई ओरिजिनल डिफॉर्मेशन, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट या फिर ओरिजिनल को भी मेरा वेक्टर बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय बीटा multiplied by u, and since u is equals to u, we have said that if you have a vector and you take a dot product of this vector with an identity, you end up with the same vector. So this is our u, answer is also u. So what we have here is actually an identity, okay, this has to be an identity, and that identity is the second order identity tensor, which we are referring to 1, which is actually just delta ij. Any matrix, any second order tensor which follows this, which satisfies this condition, basically ये condition क्या है, condition ये है कि अगर मैट्रिक्स को या फिर सेकंड ऑर्डर टेंसर को उसके अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आ जाती है, विच मीन्स कि उसका ट्रांसपोज उसका इनवर्स है, दिस इज नोन एज एन ऑर्थोगोनल टेंसर। और मैट्रिक्स के लिए भी यूज दिस टर्म, तो आपको ऑफकोर्स पता होगी ये वाली चीज कि we define an orthogonal matrix. An orthogonal matrix is a matrix जिसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है, and this is true for our second order rotation as well. तो जो आपके second order rotation होती है, इसका ट्रांसपोज से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, you will end up with 1001.
तो इसका दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये रोटेशन मैट्रिक्स या 2D में हो या 3D में हो, दे आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल, तो उनका ट्रांसपोज उनका इन्वर्स होता है. दिस एक्चुअली हेल्प्स अस अ लॉट, बिकॉज अगर आपके पास u इक्वल्स टू बीटा ट्रांसपोज u बार था, तो वी कैन जस्ट मूव दिस थिंग हेयर. दूसरी तरफ मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली बीटा ट्रांसपोज का इन्वर्स लेना पड़ेगा ना. बीटा ट्रांसपोज का इन्वर्स इज बीटा, so I can multiply by beta here, multiply by beta here. Beta multiplied by beta transpose becomes identity. So I end up with this relationship where I end up with this relationship where my new my actual transformed system can be found in terms of original system. तो मैं बीटा को दूसरी तरफ मूव कर सकता हूँ by simply taking the transpose. मुझे पूरा इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एक और चीज है एसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ ऑफ दिस थिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस थिंग. हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम स्ट्रेसेस वगैरह को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. तो वेक्टर्स को ट्रांसपोज करना इज इजी. आप वेक्टर को सिर्फ रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं. टेंसर्स, वी हैव सेड बिफोर, टेंसर्स हैव टू एसोसिएटेड डायरेक्शंस, तो आपको दो डायरेक्शंस को एक्चुअली हैंडल करना होता है. इसी वजह से आपको सेकंड ऑर्डर टेंसर के अंदर दो दफा आपको रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराना होता है, या फिर ऑर्थोगोनल टेंसर जो आपका बीटा वो मल्टीप्लाई कराना पड़ता है. तो आपकी जो ट्रांसफॉर्म्ड सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा दैट विल बी बीटा मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल टेंसर मल्टीप्लाइड बाय बीटा ट्रांसपोज. और द गुड थिंग इज कि आप इसको दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं. रिमेंबर के अगर एक मैट्रिक्स या फिर एक टेंसर इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली टेक इट टू द सेम साइड. तो उसके लिए तरीकेकार जो इन रियलिटी हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं इसको बीटा से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ दोनों साइड. तो इफ आई मल्टीप्लाई ऑन द राइट साइड विद बीटा, दिस बिकम्स माय आइडेंटिटी एंड अ बीटा कम्स हियर. सेम थिंग आई कैन डू ऑन दिस साइड. तो अगर मुझे इस बीटा को दूसरी साइड मूव करना है, तो आई मल्टीप्लाई विद बीटा ट्रांसपोज हियर एंड बीटा ट्रांसपोज हियर. दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी एंड आई एंड अप विद दिस थिंग. तो आई एंड अप विद beta transpose multiplied by the transformed t multiplied by beta equals to actually your t tensor. ठीक है, ओरिजिनल टेंसर. तो आप बीटा को बहुत इजीली, जो रोटेशन टेंसर है उसको बहुत इजीली एक साइड से दूसरी साइड में मूव कर सकते हैं. इसी अप्रोच के तहत हम एक्चुअली फोर्थ ऑर्डर को भी ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं. जो हमने कहा था ना, अगर प्रॉपर्टी को मूव कराना, वो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बट अगर मेरे पास एक फोर्थ ऑर्डर टेंसर होगा CIJKL, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो लेट्स जस्ट कॉल दिस C. मैं दो दफा बीटा से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कराऊंगा और दो दफा बीटा ट्रांसपोज से राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराऊंगा, बिकॉज देयर आर 4 इंडेक्सेस एसोसिएटेड विद इट. इफ यू रिमेंबर, हम कहते थे कि अगर मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर टेंसर है, दिस इज एक्चुअली, ये हमने शुरू में ये वाली नोटेशन यूज की थी, तो हमें EI को भी मूव कराना है, हमें EJ को भी मूव कराना है. दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हम दो दफा किया. फोर्थ ऑर्डर टेंसर में 4 इंडेक्सेस आ रहे होते हैं, EI, EJ, EK, EL. तो आपको चारों को मूव कराना है. तो आप दो दफा बीटा से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कराते हैं, दो दफा बीटा ट्रांसपोज से राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराते हैं, एंड दिस गिव्स यू द ट्रांसफॉर्म फोर्थ ऑर्डर टेंसर. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लेट्स से इलास्टिसिटी मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस वे. काफी बड़ी मल्टीप्लिकेशन होती है, बट कंप्यूटर्स मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर अस. सही हो गया. प्रॉब्ली एक आधी स्लाइड हम और देख पाएंगे, एंड एक दो स्लाइड्स, एंड देन विल एंड दिस थिंग. परम्यूटेशन सिंबल की हमने बात की थी. शुरू में हमने बोला था कि दिस सिंबल इज, जब भी, दिस इज नॉट अ टेंसर बाय द वे, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि EIJK इज नॉट अ टेंसर. हालांकि इसमें 3 इंडेक्सेस आ रहे हैं. दिस इज जस्ट अ सिंबल, एक फंक्शन है, समझ लें. इस फंक्शन के सिंबल्स जो है जब भी रिपीट होंगे 0 हो जाएगा. जब भी इसकी परम्यूटेशन ऑर्डर्ड होगी, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 होगी, तो ये 1 होगा. जब ये ऑड हो जाएगी, यानी कि उल्टे ही परम्यूटेशन चलने लगेगी, तो ये -1 हो जाएगा. हमने पीछे बोला था कि EI.EJ इज एक्चुअली डेल्टा IJ. जो क्रोनिकल डेल्टा होता है, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 बेसेस. परम्यूटेशन सिंबल इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्मूला राइट हियर. अगर आप 2 बेसिस को मल्टीप्लाई कराएं और तीसरी बेस के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लें, इसका जो आंसर आता है, दिस इज एक्चुअली द परम्यूटेशन सिंबल. और परम्यूटेशन सिंबल के लिए कुछ बुक्स आपको एप्सिलॉन भी यूज करती हुई नजर आएंगी.
एंड सो you'll notice this thing कि वो एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं कि ई यूज कर रहे हैं, सो it means the same thing. हम जो दो बुक्स यूज कर रहे हैं दोनों के अंदर ई का सिंबल यूज हो रहा है, राइट. वेक्टर प्रोडक्ट हमने एक बात की थी, तो आई जस्ट वांट टू शो यू एक लास्ट एक्सरसाइज के वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से हम एक्चुअली एक्सपेंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस नोटेशन. तो इफ वी जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट, आई थिंक दैट विल बी अ गुड पॉइंट टू एक्चुअली स्टॉप अवर लेक्चर. तो क्रॉस प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रियल नोटेशन, तो हम लोगों ने किया क्या यहाँ पे, हमने यू क्रॉस वी लिखना था. यू क्रॉस वी लिखने के लिए वी हैव रिटन ई आई जे के यू जे वी के ई आई. नाउ इज इट नेसेसरी कि हम यही नोटेशन यूज करें? द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि साइकिल सेम होना चाहिए. अगर आप इसी चीज के साथ वीजे ई के भी लिख देते हैं, इवन देन द साइकिल इज रिपीटेड, बिकॉज मेरा साइकिल जो है वो ये है. मैं चाहे आई से शुरू करके जे पे जाऊं फिर के पे जाऊं, जैसे मैं यहाँ पे गया था कि मैंने ई आई किया, यू जे किया, वी के किया, या फिर मैं इसको उल्टा कर दूं कि मैं के से ई को मैंने के कर दिया, यू जो जे था वो मेरा आई बन गया, और मेरा जो वी जे था वो मेरा वी के था वो मेरा जे बन गया. तो इफ आई मेक श्योर कि मेरा वेक्टर, मेरा यू और मेरा जो वी वेक्टर है ये तीनों सेम साइकिल यूज कर रहे हैं, आई कैन मूव अराउंड, आई कैन सेट दिस टू बी ए, आई कैन सेट दिस टू बी यू, आई कैन सेट दिस टू बी वी. ठीक है, इट इज पॉसिबल. मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको यू बना दूं, इसको वी बना दूं, और इसको यू बना दूं, और इसको मैं आई बना दूं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, एज लॉन्ग एज आई सेटिस्फाई दिस आई जे के रोटेशन थिंग, आई एम स्टिल गुड. ठीक है, तो बुक की जो कन्वेंशन थी हमने वही कन्वेंशन यहाँ पे लिख दी है, बट यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, कोई मसला नहीं है इसमें. इसको करने के लिए व्हाट वी विल नीड टू डू इज वी विल जस्ट नीड टू ओपन दिस अप जस्ट टू सी कि हम कैसे करेंगे. हम इसको ओपन कर देते हैं. ओपन करने के लिए हमने पहला काम ये किया कि हम किसी एक चीज पे समेशन को ओपन करेंगे. पहले हमारे पास इफ यू सी 3 इंडेक्सेस है आई जे के, तीनों रिपीट हो रहे हैं. हर इंडेक्स 2 दफा से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज नॉट अलाउड, बट वैसे तीनों इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं. तो अगर मैं पहले के पे ओपन कर दूं तो मेरे पास K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया, बाकी सारे I और J अपनी जगह पे. इनमें से व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट इज आई कैन ओपन अप J नाउ. तो मैं J को भी, इस वाली टर्म में मैं J को ओपन करूंगा, आई विल एंड अप विद 3 टर्म्स. तो दिस गिव्स मी दिस, दिस एंड दिस. सही है, तीनों जो पहली टर्म्स आ रही हैं ये इससे निकल के आ रही है, बिकॉज मैंने J के ऊपर सम किया हुआ है. तो इसे लिखो J11 U1, यहाँ पे 2-1 हो गया, U2 हो गया, ये 3-1 हो गया, U3 हो गया. सही है. सिमिलरली आपने सेकंड वाले में J को कर लिया और थर्ड वाले में J को कर लिया, तो आपके पास तीनों से 3 टर्म निकल गई, 9 टर्म्स टोटल हो गए. अब नाउ वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग अवर सिंबल. तो हमारे पास परम्यूटेशन सिंबल में जैसे कोई इंडेक्स रिपीट होता है इट बिकम्स 0. तो यहाँ पे 1-1 रिपीट हुआ, यहाँ पे 2-2 रिपीट हुआ, यहाँ पे 3-3 रिपीट हुआ, ये टर्म्स खत्म हो गए. वी डोंट नीड टू वर्क ऑन देम. इसके बाद वी हैव these terms, 6 टर्म्स है. इन 6 की 6 टर्म्स को मुझे ओपन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आई, क्योंकि मेरा आई भी रिपीट हो रहा है ना, मेरा आई यहाँ पे भी है और आई इसके साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आई नीड टू ओपन दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ आई. तो मैंने 6 टर्म्स पहले यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद मैंने इनको ओपन किया है. and I have not written the term here. इस केस में I have already multiplied by the permutation. I have already done this. मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है कि जहां पे भी इंडेक्स रिपीट हो रहा था वो टर्म मैंने नहीं लिखी. तो मैंने यहाँ पे I की समेशन को ओपन किया and I want you to please go through some of these exercises ताकि आप इससे used to हो जाए. हमें सिर्फ used to होना है हमारी इस चीज की. हम डायरेक्टली जाहिर है कि हम कंटिन्यूअस मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बट दिस विल कम अप. तो I want you to be used to these things. ठीक है, तो इस नोटेशन के साथ आप यूज टू प्लीज हो जाइएगा. तो हमने आई के ऊपर इसको ओपन किया, आई एंडेड अप विद दिस. अब इसको साथ आई कैन कलेक्ट माय टर्म्स नाउ, क्योंकि अब मैंने जब आई के ऊपर ओपन किया था ना, मेरे पास जो
जो मेरे पास वेक्टर था, बेसिस वेक्टर था, दिस स्टार्ट्स टू गेट टर्म्स नाउ. ये E1 भी बनेगा, ये E2 भी बनेगा, ये E3 भी बनेगा, ये सब जगह आ रहा है ना. तो I can now collect E1 terms together, E2 terms together, E3 terms together, and this actually gives me this thing. और ये is the same formula that we have for the cross product. जो cross product हम इस तरीके से open करते हैं कि E1, E2, E3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. This is the exact same thing that you get here. लग रहा है जैसे थोड़ा it's very long, but this is actually a good example to get used to the permutation symbol. This helps. ठीक है. So let's end this thing here, and what we'll do next time is we'll talk about gradients and divergence, and then we'll talk about basically continuum deformation of continuum bodies की बात करेंगे. उसके बाद we might actually start some linear FEA thing. बिल्कुल basic सी चीज देखेंगे, and we'll spend like 2 weeks more on this basic thing, and then we'll get into our non-linearity thing as well. So I am done for my part. कोई अगर और चीज डिस्कस करने की है, we can talk about this. Otherwise सर की क्लास भी है अभी, तो सर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, नहीं तो we can end this thing. नहीं, थैंक यू वेरी मच. क्लास तो अच्छी रही. बहरहाल इंट्रोडक्टरी चीजें तो तेजी चलानी पड़ेगी. जी जी आप लेक्चर शेयर कर लेंगे, स्लाइड्स और बुक्स भी, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मैं लेक्चर्स भी करने की जरूरत है, होमवर्क की जरूरत है. जी जी, इसमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जाहिर है कि जो सब्जेक्ट है जो कि फाउंडेशन है इसका, और वो हमने किया हुआ नहीं है, तो इसको हम जितना क्विकली आप लोग कवर कर लेंगे. दिस मैथ्स विल एक्चुअली बेनिफिट यू थ्रू आउट योर प्रोग्राम, क्योंकि आपको भी पेपर्स वगैरह पढ़े होंगे, उनमें मैथमेटिक्स इसी टर्म में लिखी हुई होगी सारी, तो यही इंडिशियल नोटेशन यूज़ हो रही होंगी, यही प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही होंगी. तो दिस इज़ एक्चुअली नीडेड. तो एक दफ़ा इस फाउंडेशन को हम अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, और वो चीज़ आई हैड फॉरगॉटन दीज थिंग्स, मुझे पूरी चीज़ दोबारा रिवाइज करनी पड़ी, क्योंकि सारी ये चीज़ इज़ नॉट समथिंग विच वी यूज़ नॉर्मली. तो जब आप इस चीज़ में दोबारा एंटर हो रहे होते हैं, आपको चीज़, मुझे खुद ये पूरी, मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से बैठ के ये चीज़ पूरी रिवाइज कर रहा था सारी. तो दिस इज समथिंग जो कि करना पड़ता है, और जाहिर है जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहेंगे यू विल गेट मोर यूज्ड टू दिस. तो आई थिंक वी कैन एंड दिस थिंग. लेक्चर शेयर करना और बुक शेयर करना और वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना, आई डू दैट, एंड लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.